जब पार्टीशन हुआ दिल्ली आ गए रेफ्यूजी कैंप में, सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ ले आया था साथ में। तो जब बख्शी साहब की बारी आई, उनको बाबूजी ने पूछा, उनके बाबूजी ने कि क्या लाया, तो उन्होंने खोल के दिखाया माँ की फोटो। उन्होंने बोला मेरी माँ तो 5 साल की उम्र में चली गई, पैसे हम कमा लेंगे नौकरी करके, लेकिन अगर माँ की तस्वीर रह गई तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा। और यही आदमी वो गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है। आनंद बख्शी सर के बारे में ना एक ये भी चीज़ बताई जाती है, 5-10 मिनट में भी गाने के लिरिक्स लिख देते थे। कभी 10 दिन लग जाते थे, कभी कभी 6-7-8 मिनट में लिख लेते थे। एक बार वो गाड़ी से जा रहे थे तो बहुत खूबसूरत लड़की गुजरी, उनके दोस्त ने कहा वाह क्या रूप है। 6-7-8 महीने के बाद फिल्म रिलीज हुई तो वो दोनों फिल्म देखने गए प्रीमियर, वो और उनके दोस्त। अच्छा। तो गाना स्क्रीन पे आया तो बोला ये पता है गाना कब लिखा मैंने, जब हम पान खा के आ रहे थे ना, वो तूने बोला था वो लड़की बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो जो रूप का वर्ड है, रूप तेरा मस्ताना, वो वहां से पकड़ा उन्होंने कहा कि क्या रूप का है, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। एक बार वो बरसात में फंस गए थे एक पेड़ के नीचे, तो वहां एक लड़की आगे खड़ी हो गई पेड़ के नीचे। अच्छा। हाँ, वो भी बरसात से बचने के लिए। उसके बाद भी छतरी नहीं थी। तो वहां बख्शी साहब ने एक मुखड़ा सोच लिया, हम तुम एक कमरे में बंद हो तो क्या भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो क्या भी खो जाए। उन्होंने मुझे पूछा तनुजा तू पेपर पेन लाई है, डायरी लाई है? कहा लिख, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कैसा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। बड़े अच्छे लगते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रॉ हिट टॉक्स। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है आनंद बख्शी सर, द लिरिक्सिस्ट, राइटर, द स्टोरी टेलर एंड द शायर। इस पॉडकास्ट में हमने राकेश सर, जो कि सपुत्र हैं आनंद बख्शी सर के, उनसे जाना कि आनंद बख्शी सर किस तरीके से गाने लिखते थे, किस तरीके से उनका बॉलीवुड की शुरुआत हुई और उन्होंने क्या क्या करा। बहुत बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट मूवीज में उन्होंने काम करा, अपने गाने लिखे, और जो भी आप गाने सुनते हो 90s या उससे पहले के, उसमें से 80% गाने आनंद बख्शी सर ने लिखे हैं। तो इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा आनंद बख्शी सर की जर्नी के बारे में। अगर आप इस पॉडकास्ट को पहली बार देखो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आप हमें कमेंट्स के जरिए ये भी बता सकते हो कि इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। बाकी इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको हमारे स्पॉटिफाई के ऊपर भी मिल जाएगा। सो एंजॉय द शो। जय श्री राम सर। एंड जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। जय हिंद सर, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया, और आज हमारा बहुत ही खूबसूरत दिन रहा जो आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। और आज हम लेजेंडरी पर्सन के बारे में बात करने वाले, जिनके गाने हम सुन सुन के कह सकते हो कि बड़े हुए, इवन कि बहुत पहले से चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ सर। सो जो लोग नहीं जानते हैं, मतलब कोई 1% लोग, उनके बारे में आप अपना क्या इंट्रोडक्शन दोगे सर? बहुत लोग आनंद बख्शी को नहीं जानते, ओके, लेकिन जानते हैं गानों के थ्रू। गाने जानते हैं जी। बहुत लोगों को पता नहीं कि ये आनंद बख्शी का गाना है, क्योंकि एक लिरिसिस्ट की आवाज नहीं होती, उसके शब्द होते हैं। हम गानों का आवाज से पहचानते हैं जी। तो हम किशोर कुमार का गाना जानते हैं, लता जी का गाना जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को आनंद बख्शी का गाना नहीं पता होगा, मजरू का गाना ये नहीं पता होगा, साहिर साहब का गाना ये नहीं पता होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आवाज से ही गाने को पहचानते हैं। तो आपने कहा शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जी। मैंने आपको वक्त नहीं दिया, वक्त ने आपको वक्त दिया। अरे वाह। ईश्वर ने आपको वक्त दिया। आपके वक्त ने
मेरे पास आए हो। आपका वक्त मुझे आपको मेरे पास ले आया है। यस सर, वक्त से बड़ा कोई नहीं, समय से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई चीज समय हर चीज और सिखा समय देता ही है। ईश्वर है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बताया। हम्म। ओके सर, लेजेंड आनंद बख्शी सर के बारे में बात करते हैं। अभी आप ये दूसरी बार आपने ये वर्ड यूज किया लेजेंड, क्या मतलब है लेजेंड का, बताओ मुझे। लेजेंडरी सर, जिन्होंने बहुत सारी तो चीज आप करे, एकदम हाँ अपनी फील्ड के महारथी, एक यूनिक, जिनको बीट करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यू कैन से। ये आपका बहुत मतलब सारे, है बहुत लेजेंड सारे का। मेरे लिए सर। अच्छा, यस सर। मैं आपको बताता हूँ मैंने कब, कहाँ और किससे सीखा जी लेजेंड का क्या मतलब होता है। जी बताइए सर। शुरू करते हैं उसी से। डन सर। जब आपके पिताजी छोटे होते, हाँ, जब आप छोटे होते हो, बच्चे होते हो, जी तो आपके पिताजी डैडी होते हैं, जी। पापा होते हैं। हम्म। फिर आप थोड़े पिताजी। बड़े हो जाते हो, जी। स्कूल जाते हो, हम्म। फिर कॉलेज चले जाते हो, जी। तो कुछ ज़्यादा सीख लेते हो, तो फिर डैडी से हो जाते हैं डैड, राइट। और डैड हो जाते हैं। फिर आप कॉलेज से आगे बढ़ते हो, जी। दोस्ती यारियाँ बढ़ती हैं, नॉलेज बढ़ती है दुनिया के बारे में। फिर हम अपने डैडी को पॉप बोलते थे, पॉप्स। हाँ। टू बी वेरी इरिटेटेड, ये पॉप क्या होता है, मैं पॉपकॉर्न नहीं हूँ, मुझे पॉप पॉप नहीं सुना, मुझे डैडी बोलो या कुछ मत या बोलो, पिताजी बोल। हाँ, या पिताजी बोलो, लेकिन ये पॉप पॉप नहीं चलेगा ये घर में। ये आज की जनरेशन करती है ना तो ज्यादातर, हम भी मतलब करते थोड़े। थे, हम भी छेड़ते थे कभी। नहीं, आप बड़े शहर में रहते थे ना, हम हाँ, तो छोटे इसलिए, शहर से बिलोंग करते, हाँ, वहाँ इतना सब कल्चर नहीं होता। बराबर। Yes. तो हम अपने आप को बहुत क्लेवर समझते हैं, तो हम डैड से डैडी, डैडी से डैड कर देते हैं डैडी को, फिर डैड से पॉप। ओके। फिर हम दुनिया में आते हैं, हम काम करना शुरू करते हैं, नौकरी, काम। हमने नौकरी भी की है, काम भी किया मैंने। तो फिर आपको समझ आती है पैसा क्या होता है, गाड़ी कितने की आती है, घर कितने का होता है जी। बैंक से अगर लोन चाहिए तो क्या इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेगा अगर लोन लेंगे तो। फिर हम एफडी बनाने जाते हैं, तो एफडी पता चलता है एफडी का इतना रेट होता है। तो जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, वैसे वैसे हमें समझ आता है कि मेरा डैडी तो बहुत बड़ा आदमी है, बड़े बड़े लोग आके हमारे घर में बैठते हैं, बड़े बड़े लोग, मुंबई के, इंडिया के, बाहर के। बख्शी साहब एक गाना सुना दीजिए, एक लाइन सुना दीजिए। तो बड़े बड़े लोग, जिसको हम सोचते हैं यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, 10-15 फैक्ट्रियों का मालिक है, 10-15 घर हैं इसके दुनिया में, लेकिन ये आनंद बख्शी को बोल रहे हैं बख्शी साहब चिंगारी कोई भर के एक बार सुना दीजिए। तो आस्ते आस्ते आपको एहसास होता है कि यार अपना बाप है कोई बहुत बड़ा आदमी है। पॉइंट। तो आस्ते आस्ते आपको समझ आता है कि आप वेल्दी हैं, आप अमीर हैं, आपका बाप अमीर है, हम तो अमीर नहीं, हम तो बच्चे हैं, हमने तो कमाया नहीं है, उन्होंने कमाया था ना। हमको समझ आता है यार ये तो अमीर आदमी है जी। ये घर बहुत कम लोगों के पास इतना बड़ा घर है, बहुत कम लोगों के पास 2-3 गाड़ियां हैं। तो आस्ते आस्ते हमें समझ आता है कि यार ये आनंद बख्शी है, कुछ चीज है ये। तो फर्क हमारे लिए क्या, डैडी है, और क्या हो सकता है बेटे के लिए। बच्चे को क्या मतलब है माँ बाप से, पॉकेट मनी टाइम पे मिले, खाना टाइम पे मिले, स्कूल की फीस भरनी है, कॉलेज की फीस भरनी है, दोस्तों को घुमाने के लिए शाम को गाड़ी चाहिए, और क्या, और तुम क्या करोगे, एक्सपेक्ट करोगे फादर से। वो कंपनी में, जो कंपनी में डैडी काम करते हैं, वो कंपनी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमको मतलब ही नहीं होता उससे। हम तो अभी भी कॉलेज जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आस्ते आस्ते में समझ आता है आनंद बख्शी है बॉस, ये तो बिग स्टार कुछ है। लेकिन इतना बड़ा है वो नहीं पता था, क्योंकि वो डैडी है हमारे लिए। तो कब आप लोगों के लिए, फैन लोग के लिए होता है, अरे यार आनंद बख्शी का बेटा है, अरे आनंद बख्शी का बेटा है ये। लोग कहते थे हमें, आज भी कहते हैं जी। लेकिन फिर वो गुजर जाते हैं। तो अब वही इंसान जो पहले डैडी था, डैडी जी या पापा या पापा जी या बाबू जी, जो भी आप घर के नाम होते हैं डैडी के जी, फिर आनंद बख्शी बना। अब दुनिया मेरे पास आके बोलती है लेजेंड आनंद बख्शी का बेटा है ये, जस्ट लाइक मी। अरे योर डैड वाज अ लेजेंड, अरे आपके पिताजी तो लेजेंड थे। तो सडनली एक नया टर्म हमारी जिंदगी में आता है उनके जाने के बाद।
तो मैंने कोशिश किया कि मालूम किया जाए ये लेजेंड चीज क्या है, क्या होता है लेजेंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि दुनिया यूज कर रही है, पेपर में आ रहा है, मैगजीन में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, लेजेंड आनंद बख्शी। अब मैं यूज करूं, मुझे मतलब पता होना चाहिए। अगर मुझे मतलब नहीं पता और मैं ऐसे वर्ड यूज करूं, कोई बोलेगा देखो अपने अपने डैडी की लाल कर रहा है, शोइंग ऑफ। तो मैंने गूगल किया, मालूम किया लेजेंड का क्या मतलब होता है, लेजेंड किसको बोला जाता है। समझ गया मैं, अच्छा लेजेंड का ऑफिशियल इसका ये मतलब है, लेजेंड का ये काम होता है तो लेजेंड बोला जाता है इंसान को। बहुत साल निकल गए, 10-15 साल निकल गए डैडी के जाने के बाद। और मैं बख्शी साहब की जो जीवनी है, बायोग्राफी, जीवनी जी, नगमे किस्से बातें यादें, वो मैंने 17 साल लिए लिखने के लिए। मेरे को 17 साल लगे उस किताब को लिखने के लिए, क्योंकि मुझे 17 साल लगे आनंद बख्शी को समझने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक बेटा था, मैं फैन नहीं था। फैन आप लोग हैं, हम सिर्फ रिलेटिव हैं, बेटा बेटी भाई, अंकल आंटी दादा दादी, हमारे लिए दादा दादी नाना नानी और क्या होता है, रिलेटिव्स। फैन लोग के लिए होता है आनंद बख्शी एक गीतकार है। तो मैंने जीवनी लिखी और वो रेडी हो गई थी, पूरी लिख दिख दी। तो एक हम जहाँ रहते हैं बम्बई में, तो वहाँ 2 माले पे रहते हैं, 2nd फ्लोर। तो सड़क से कुछ आवाज आती है तो हमारे कानों तक आती है। तो एक बांसुरी वाला बांसुरी बेचता है, वो बांसुरी पे धुन बजाते बजाते हमारे सड़क से गुजर रहा था। तो मैंने सुना कि ये बहुत पुराना गाना है, महबूबा फिल्म का, मेरे नैना सावन भादो। अच्छा, आर.डी. बर्मन का म्यूजिक है जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना पुराना गाना, 30 साल 40 साल पुराना गाना सड़क पे बज रहा है। तो मैंने जाके देखा, बांसुरी वाला बजाते बजाते जा रहा है, वो एकदम जवान सा, 25-30 साल का होगा, पैर में चप्पल नहीं, कपड़े उसके फटे हुए। तो मैंने हमें वॉचमैन को बोला, सिक्योरिटी गार्ड को, उसको ऊपर भेजो, उसको ऊपर भेजो। तो ऊपर आया, जो ऊपर आया तो मैंने उसको बख्शीश दिया उसके हाथ में। तो उसने लिया और जेब में डाल दिया, और उसने मुझे एक बांसुरी दी। तो मैंने कहा मुझे बांसुरी नहीं चाहिए, मैं इतना खुश हो गया यह गाना सुन के, इतना तुमने अच्छा बजाया कि मुझे कोई आपको तुमको देना था, इधर आप कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। अब मुझे पहली बार ये आदमी पसंद आया। अच्छा, क्योंकि भिखारी नहीं है, कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ दे भी रहा है, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तो मुझे लगा यार ये साला मस्त आदमी है। तो फिर मैंने सोचा उससे बात करूं थोड़ा। तो फिर पहली बार मैंने उसको बोला कि पहले तो मैंने खाली उसकी तारीफ की जी। फिर मैंने उसको बोला तुमको पता है ये तुम गाना बजा रहे थे, ये किसने लिखा है? बोलता नहीं। अच्छा ये देखो नाम लिखा है ना हमारे घर के बाहर, इन्होंने लिखा है। उसने बोला क्या लिखा है? मैंने कहा इंग्लिश में है। He was not educated है ना, तो वो पढ़ नहीं सकता था इंग्लिश। तो मैं बोला आनंद बख्शी, इन्होंने ये गाना लिखा है जो तुम बजा रहे थे। तो बोला हाँ हाँ नाम सुना है मैंने। अब मेरे को इसमें और इंटरेस्ट आया, मैंने इसको अंदर बुलाया कि नाम कहाँ सुना है। उसको मैं घर के अंदर लाया, और हमारे पास एक एल्बम है हमारे लिविंग रूम में, मोटी सी एल्बम है। बख्शी साहब ने 95 कंपोजर्स के साथ काम किया है, 242 डायरेक्टर्स। तो उस एल्बम में बहुत सारी फोटोज हैं, सुपरस्टार स्टार्स, सुपरस्टार कंपोजर्स, अलग अलग बड़े बड़े दिग्गज लोग। तो मैं उसको फोटो दिखाते गया, ये देखो आर.डी. बर्मन, ये गाना तुमने बजाया ना, ये उनकी धुन है। ये एस.डी. बर्मन, आराधना फिल्म गाना सुनाया। अब उसको फिल्म का नाम नहीं पता, उसको सिर्फ गाने पता था। तो मैं इसको दिखाता गया, ये कल्याण जी आनंद जी, ए आर रहमान, ये अनु मलिक, जतिन ललित, अलग अलग लोग। वो जब मैं फोटोज को दिखाता और उसको नाम बोलता और गाना बताता, तो फोटो को ऐसे टच करके ऐसे करता, फोटो को टच कर रहा है। रीजन की इनकी वजह से अभी मैं भारतीय हूँ, संस्कारी हूँ, तो मुझे पता है इसका क्या मतलब है।
आशीर्वाद ले रहा हूँ। आशीर्वाद दे रहा हूँ, बराबर है, बराबर, जानते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन मुझे उससे पूछना था कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा। एक राइटर को, तुम अगर राइटर बनना है ना, हम्म। तुम राइटर ही हो, तुम ये भी जो कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर, कंटेंट क्रिएट कर, तो यू आर क्रिएटिंग इट इन हेड फर्स्ट ना, एंड देन यू क्रिएट गॉट, इट यस यस ऑन फिल्म। यस। यू आर ऑल्सो राइटर। हम्म। तुम जब तक व्हाई, हाउ, व्हेन सवाल नहीं पूछोगे ना, तुम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने उसको पूछा, हम्म। तुम फोटो को हाथ लगाते हो या हाथ दिल में हाथ लगाते हो, हम्म। क्यों कर रहे हो? हम्म। मैं जानता हूं क्यों कर रहा है, हम्म। मैं भारतीय हूं। हम्म। तो उसने मुझे जो जवाब दिया, क्या जवाब? वो जवाब बना जीवनी का आखिरी चैप्टर। ओ माय गॉड। जीवनी का आखिरी चैप्टर है हम्म। व्हाट इज अ लेजेंड। लेजेंड ओ। क्या होता है? क्योंकि मैं उसका मतलब ढूंढ रहा था इतने हम्म। सालों से, क्योंकि मैंने जो पढ़ा मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा। जो हमारे डिक्शनरीज में लिखे ना लेजेंड का क्या मतलब होता है, मुझे को लगा ठीक है, ओके। लेकिन वो आदमी जिसकी पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े फटे हुए, हाँ, उसने मुझे जो जवाब दिया ना, मैंने उस जीवनी का आखिरी चैप्टर लिखा व्हाट इज द लेजेंड, उसमें मैंने क्या लिखा, उसका क्या जवाब था? क्या? उसका जवाब था, साहब मैं इन लोगों की वजह से 3 वक्त की रोटी खाता हूं। तुम ऐसा कुछ काम कर जाओ इस दुनिया में, आपके 20, 25, 30, 40 साल जाने के बाद भी किसी का घर चले, किसी गरीब का घर चले, वो लेजेंड हो जाता है। बहुत इमोशनल और बहुत प्रैक्टिकल बात समझाई, और एक और जो नगमे किससे बातें यादें बायोग्राफी है, उसमें ये एक चैप्टर है उस लड़के पे। अमेजिंग, बहुत मजा आया ये बात सुन के। और मैं आपसे मिला, मैंने आपके लास्ट, उस बुक के लास्ट चैप्टर से शुरुआत करवाई आपसे। चलिए सर, ओके, सो सर के ना हम एकदम जीवन, चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट बहुत कम लोगों को पता कि सर नेवी में थे, देन उसके बाद आर्मी में थे। तो जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले सर पाकिस्तान में बॉर्न हुआ था। पाकिस्तान तो था ही नहीं, भारत में भारत में बॉर्न हुआ था, अब पाकिस्तान बन गया है, सॉरी, ही वाज बोर्न इन भारत। हाँ, भारत में बॉर्न हुआ था, अब वो पाकिस्तान बन गया है। तो जब ये पार्टीशन हुई थी, उसका उनके जीवन पे क्या असर पड़ा था, क्या बताते थे वो? पार्टीशन का क्या असर पड़ा था उनके जीवन पे, क्योंकि वो एक फौजी भी थे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। ये गाना कहाँ से आया होगा? ये वहीं से आया होगा, जो फील करा होगा उस टाइम पे। जो चीज चली जाती है कभी लौट के नहीं आती। उनकी माँ 5 साल की उम्र में गुजर गई, कभी वापस नहीं आई। वो गाना वहां से भी आया। अपनी मिट्टी जो खो दी, अपनी माँ जो चली गई 5 साल की उम्र में, वापस नहीं आए ना। तो ऐसे ऐसे जो चीजें होती हैं जिंदगी में, वो आपको शायर बनाती हैं। अच्छा, उन चीजों की वजह से वो शायर बने, बट बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना उन था, चीजों की वजह से नहीं, लेकिन वो चीजें भी उसका पार्ट बनी। बहुत सारे लोगों इमोशन कहाँ से लाओगे आप? अगर आप खुद आपने जिया नहीं है, हाँ, उसको आपकी फेस जिंदगी करा में हो। आपको कभी चोट नहीं लगी, आप कभी गिरे नहीं हो, आप कभी गिर के उठे ही नहीं हो, गिरे नहीं हो और गिर के उठे नहीं हो, आप राइटर कैसे बन सकते हैं? आप आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं? आप म्यूजिक कंपोजर कैसे बन सकते हैं? आप ब्लॉगर कैसे बन सकते हो? अगर आपने एहसास ही नहीं किया है दुख, दर्द, चोट, उसके बगैर आप कैसे बन सकते हो आर्टिस्ट? तो ये सब चीजें होती हैं तो इंसान आर्टिस्ट बनता है। तो जब पार्टीशन हुआ जी, तो रातों रात उनको अपना मोहल्ला छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको खबर मिल गई कि हमारे मोहल्ले में अटैक होने वाला है। और बहुत बुरे अटैक हुए थे 1947 में। लाखों लोग मर गए, औरतों का रेप हुआ, चोरी चपाटा हुआ। तो उनको जो भी हाथ लगा, उन्होंने हाथ में लेके, झोली में भर के, कपड़ों में छुपा के दिल्ली आ गए, रेफ्यूजी कैंप में।
3-4 दिन निकल गए, रेफ्यूजी कैंप में सब सेटल हो गए। तो उनको फिर सबने पूछा, बाबूजी ने पूछा, उनके जो पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे दादाजी, दादाजी और बाबूजी ने उनको पूछा, भाई सबको पूछा तुम क्या लाए, तुम क्या लाए? तो कोई सोने के गहने ले आया, कोई चांदी के बर्तन उठा के ले आए, जो भी हाथ लगा। कि आपको थोड़ा एडवांस नोटिस आता है कि हम ये तारीख को ये टाइम पे आएंगे पे हमला करने के लिए। वो तो आ जाते हैं बस, तो आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं आपको निकलना पड़ेगा। तो सब कोई ना कुछ ले आया था साथ में। तो जब बख्शी साहब की बारी आई, वो 17 साल के थे तब, 17 ईयर्स ओल्ड। तो उनको बाबूजी ने पूछा, उनके बाबूजी ने कि तू क्या लाया, तेरे हाथ क्या लगा? तो उन्होंने खोल के दिखाया, तो उनको खूब डांट पड़ी, बेवकूफ, उल्लू का पट्टा, खरा कहीं का, अक्कल नहीं है तेरे को, ये क्या ले आया उठा के, ये किसके काम आएगी? ऐसे क्या था वो? किताब, माँ की फोटो। अच्छा। उन्होंने बोला मेरी माँ तो 5 साल की उम्र में चली गई, मेरे पास तो मेमोरीज ही नहीं है मम्मी की, माँ की। इन तस्वीरों के सहारे में जीता हूं। अगर ये पीछे रह गई तो कहां से लाएंगे हम? पैसे हम कमा लेंगे नौकरी करके, लेकिन अगर माँ की तस्वीर रह गई तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा? तो ये आदमी लिरिसिस्ट बन सकता है, और यही आदमी वो गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ। बहुत खूबसूरत। हम जब मम्मी से लड़ते हैं ना, तुमने भी मम्मी से, अपनी माँ से बहुत लड़े होगे। हाँ, हमारे माँ बाप वही 2 इंसान हैं दुनिया में जो हमारा पूरा नॉनसेंस झेल लेते हैं। हम किसी और से लड़ नहीं सकते, तो आगे वाला या तो चांटा मारेगा या दोस्ती तोड़ देगा। माँ बाप ही हैं जो हमारा बकवास सुन लेते हैं। हम जब भी मम्मी से लड़ते थे तो हमारे पिताजी हमें हमेशा बोलते थे कि तुम अपनी माँ से बदतमीजी से बात क्यों करते हो, पता है? क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है। माँ को खोने का दर्द तुमको पता ही नहीं माँ क्या चीज है। हमसे पूछो जिनकी माँ नहीं है कि माँ से कैसे बात की जाती है। उनके अंदर उन्होंने हर एक चीज को एक्सपीरियंस करा था और उसको फिर शब्दों में बयान करा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जब तक आप खुद एक्सपीरियंसेस नहीं लोगे या दूसरों के एक्सपीरियंसेस को फील नहीं करोगे, आप कहां से कैसे आर्टिस्ट बनोगे? ओके, तो उनकी आर्मी वाली कहानी सुनाइए सर। पहले नेवी, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी में उन्होंने, जैसे वो एक बार बॉम्बे, मैंने जो पढ़ा, मैंने उनका देखा, जो वो एक बार बॉम्बे आए, फिर वहां पे थोड़ी देर उन्होंने म्यूजिक मुंबई में घूम, आई थिंक 3-1 साल आगे पीछे ये अपना स्ट्रगल करते रहे, लेकिन फिर वो आर्मी में दोबारा से ज्वाइन हो गए थे। वो शायद नेवी के बाद हुए थे, या क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, मुझे क्लियरिटी नहीं मिली जो मैंने रिसर्च करी। तो इसमें एक आप मुझे थोड़ा क्लियर करो कि वो नेवी के बाद का किस्सा था, जब वो तो 1944 में उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन की थी। तो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो कराची में होती। HMIS हमला और HMIS हिंदुस्तान, ये तो, और HMIS दिलावर, ये तीन शिप थे, ट्रेनिंग के शिप। तो उन तीनों शिप में उन्होंने काम किया था 1944 से लेके फिर नेवल म्यूटिनी हुई 1945 में। नेवल म्यूटिनी हुई कलकत्ता पोर्ट, बंबई, कराची और मद्रास पोर्ट, 4-5 पोर्ट में हमारे जो इंडियन सेलर्स हैं, इंडियन, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। इट इज वेरी फेमस, रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी वो तो फेमस है। तो बख्शी साहब ने उसमें हिस्सा लिया था। और विद इन फ्यू आवर्स ब्रिटिशर्स जो हैं वो इन लोगों पे भारी पड़ गए थे, तो सबके सब अरेस्ट हो गए थे। तो जब बख्शी साहब को अरेस्ट किया गया तो जो ऑफिसर था, कमोडोर, कैप्टन कमोडोर मिस्टर मूअर, तो उसने देखा यार ये तो बच्चा है। अच्छा, वो ब्रिटिश था, उसने देखा ये तो 16 साल का है, 15 साल का है। अच्छा, बोला यू आर अंडर एज, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे ना, यू ट्रेनिंग, यू आर ट्रेनिंग टू बी अ सेलर, यू वुड हैव ग्रेजुएटेड एज एन अडल्ट। तो उसने बोला कि तुम अभी भी बहुत यंग हो, तुम अभी तक अडल्ट नहीं बने,
अगर मैंने तुम्हें अरेस्ट किया जी। तो तुमको जेल में डाल देंगे हम, हम्म, और जेल में अगर तुम गए हम्म, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम्म, तो मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा, हम्म, लेकिन तुमने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया है, तो मैं हम्म, तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता, हम्म, लेकिन मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। हम्म, तो उन्होंने उनको नेवी से निकाल दिया, रॉयल इंडियन नेवी से निकाल दिया, ओके। रेस्ट्रिकेट कर दिया। हम्म, सर्टिफिकेट भी है हमारे पास उनका। अच्छा। तो बख्शी साहब का ये कहना था कि अगर वो मुझे अरेस्ट कर लेता हम्म, तो मेरी जिंदगी में शायद आनंद बख्शी बनता ही नहीं, गीतकार। हम्म, तो उस आदमी ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, हम्म, उसने मुझे छोड़ के मुझे एक नया जन्म दिया। हम्म, इतना बड़ा उसने एहसान किया मेरे पे बिना जाने। हम्म। उसने एक्चुअली आनंद बख्शी को पैदा किया, उसको नहीं पता था ना कि कौन है ये लेकिन कौन। उसका हम्म, दिल इतना बड़ा था वो आदमी का कि उसने बोला यार बच्चे को जेल में नहीं डालना है, हम्म, इसको नौकरी से निकाल दो, नेवी से निकाल दो, हम्म, रॉयल इंडियन नेवी, हम्म, लेकिन इसको जेल में नहीं डालूंगा मैं। हम्म, बहुत बड़ा काम किया उसने हम्म, बख्शी साहब के लिए, बहुत बड़ा काम किया। हम्म, फिर पार्टीशन हो गया, फिर दिल्ली आ गए। हम्म। देन ही जॉइंड द इंडियन आर्मी, सिग्नल्स, जबलपुर। हाँ, सिग्नल। जी। हम्म। तो फिर आर्मी में कितनी देर में सर्व करा? उन्होंने आर्मी में कुछ 3 साल काम किए। हम्म, 1950 में बम्बई आए हम्म, और काम नहीं मिला, हम्म, तो 3 4 6 महीने में उनका सारा जितना सेविंग्स थे, एक सोल्जर का क्या सेविंग्स होता है, हम्म, सेविंग्स खत्म हो गए तो वापस चले गए वो, हम्म। वापस आर्मी में चले गए। उन्होंने आर्मी ने उनको लिया सेकंड टाइम, सेकेंड में फिर ले लिया। वापस ले लिया। ओके। फिर उन्होंने आर्मी में 6 साल काम किए, 56। 1956 तक, हम्म। टोटल 8 साल काम किए। लेकिन 54 में मैंने कहीं पढ़ा था उनका गाना आया, गलत है, फिल्म। गलत है वो? गलत है। 56 में हम्म, वो आर्मी में थे। जी। तो जब भी वक्त मिलता था अपने दोस्तों के साथ आर्मी में बैठे रहते थे, तो उनको गीत लिखने का बहुत शौक था। तो उनको गीत लिखना, गीत को कंपोज करना और गीत को गाना और गीत को एक्टिंग करके गाना, वो चारों उनमें गुण थे। तो ये सारा आर्मी में संडे और सैटरडे होता है, संडे ऑफ होता है, जो भी ऑफ डे होता है उनका, शाम को बैठते हैं, महफिल होती है, तो ही यूज्ड टू एंटरटेन एवरीबॉडी। तो जितने आर्मी में उनके सीनियर थे और जूनियर थे और साथी थे, उन सब ने उनको एनकरेज किया कि तू इधर क्या कर रहा है, ये तो तेरी जगह ही नहीं है, तू बम्बई जा, तू बम्बई जा, तू बम्बई जा। तो उनका जो बचपन का 13 साल 14 साल की उम्र का जो सपना था, अच्छा, उन्होंने जो रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन की थी ना, वो पेट्रियोटिज्म के लिए, भारत के लिए लड़ूंगा इसलिए नहीं की थी कि मुझे बम्बई जाने को मिलेगा। अच्छा। अगर शिप बम्बई गई तो मैं शिप से भाग के फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूंगा। उनका जो मकसद था वॉज नॉट पेट्रियोटिज्म, वॉज नॉट भारत इंडिया, नॉट देश प्रेम, इट वॉज के मैं, ये मेरा जरिया बनेगा बम्बई पहुंचने का, क्योंकि शिप तो जाएगी कराची से बम्बई या बम्बई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, जाएगी। शिप का तो काम है घूमना घामना, लेकिन वो शिप निकली नहीं वहां से, कराची से, उतने में वो म्यूटिनी हो गई, फिर उनको निकाला गया। लेकिन जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो ही ज्वाइन बिकॉज ही फेल्ट के हमारे फैमिली में सारे आर्मी में, नेवी में है, हम मोजाल हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग, हमारे कजन, अंकल, आंट्स, हमारे परदादा सब आर्मी से आए हैं। वी आर क्षत्रिय कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स कॉल मोजाल्स। दत्त साहब भी वहीं सेम है, सुनील दत्त साहब भी मोजाली हैं। तो उन्होंने फिर आर्मी जो ज्वाइन की बिकॉज ही वांटेड टू फाइट फॉर द कंट्री, ही वांटेड टू सर्व द कंट्री। लेकिन तो 13 साल की उम्र का जो सपना था, वो जब आर्मी में आया वो पक्का हो गया सपना, क्योंकि सब लोगों ने एनकरेज किया उनको, तू इधर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कि आप गलत जगह पे हो, तुम गलत जगह पे आओगे, तुम बम्बई जाओ। तो वो सपना और मजबूत हो गया। तो एक बार तो फेल होके आ गए थे वापस 6 महीने में। 1956 में उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी जाऊं तो मुझे ईश्वर का इशारा चाहिए, मुझे जब तक भगवान नहीं बताएंगे कि तुम जाओ, मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं एक बार होके आ गया हूं, मैं हार गया था। तो मुझे भगवान मुझे इशारा दे, तो वो कैसे, कृष्ण जी मुझे इशारा दे। अच्छा, तो इशारा उनको मिला। कैसे, बताइए उसके बारे में। हमारी बड़ी बहन पैदा हुई, उनकी पहली बेटी, अच्छा, पहली औलाद जो पैदा हुई वो हमारी बड़ी बहन है, सुमन, माँ लक्ष्मी जी। लेकिन तो जब वो पैदा हुई उनको याद आया कि उनकी जो दादी है, वो दादी हमेशा कहती थी कि कुड़ियां पियोनो गुड लग लांदी हैं,
मतलब जो पंजाबी में पंजाबी टर्म या पंजाबी टर्म, हिंदी में कि बेटी जो होती है गुड लक की, वो फादर के लिए गुड लक होती है। जैसे बोलते हमारे कि लड़की पैदा हुई तो लक्ष्मी आई है घर में। हाँ वही बात है। हम्म, तो उनको याद आया कि दादी तो कहती थी हम्म, कि लड़की पैदा होती है तो फादर के लिए गुड लक होती है, हम्म, तो ये इशारा ईश्वर का है। हम्म, ये जो बेटी पैदा हुई ना मेरी, हम्म, ये भगवान का इशारा आ गया है, निकलो। तो निकलो अभी। ओके। और निकले आर्मी से, हम्म, मुंबई आए, हम्म, कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। मुड़ के पीछे निकला। तो वो जो बताते कि 3-4 मतलब 10 साल लग गए थे उनको अपनी पहली सुपर हिट मूवी देने के लिए। कर- तो इट्स नॉर्मल लाइक, होता है, है हर ना? कोई भी सक्सेसफुल आदमी की आप कहानी पढ़ो, हम्म, 8 8 8 to 10 इयर्स का तो एक स्ट्रगल पीरियड होता ही है हर एक इंसान का। ओके। जो 1965 में मतलब कौन सी मूवी से उनको बहुत बड़ा मतलब ब्रेक थ्रू मिला, बताइए सर थोड़ा। और कौन से गाना तो आज भी चलता है? 1956 में जब इधर आए थे, हम्म, तो वापस 6 महीने में उनकी हिम्मत हार गए वो। हम्म, उनको लगा यार गलती हो गई, दूसरी हम्म, बार वापस जाना पड़ेगा, हम्म, यहाँ तो काम ही नहीं मिल रहा। हम्म, तो वो मरीन लाइन स्टेशन पे बैठे थे हम्म, कि यहाँ से जाऊंगा दादर से ट्रेन पकड़ूंगा डायरेक्ट जबलपुर। हम्म, शादी भी हो गई थी, बेटी भी हो गई थी, हम्म, और काम नहीं मिल रहा बम्बई में। तो responsibility। अभी एक ही तरीका है, वापस आर्मी में ज्वाइन कर लो। हम्म, अब ये सपना टूट गया है सेकंड टाइम, अब वापस कभी नहीं आना। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? मरीन लाइन स्टेशन पे एक टिकट कलेक्टर था, हम्म, चित्रमल स्वरूप। हम्म, उन्होंने उनको पकड़ा, हम्म, टिकट बता, हम्म, तुम्हें टिकट नहीं है, हम्म, टिकट नहीं है, नहीं है, फाइन भरो। हम्म, मतलब फाइन का पैसा नहीं है। हम्म, तो कौन हो तुम? हम्म, मैं फौजी हूँ। हम्म, अभी फौजी की बहुत इज्जत है, बिल्कुल। वो फौजी नाम सुना तो थोड़ा ठंडा हो गया। हम्म, फौजी मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हम्म, तो उन्होंने बोला तुम इधर क्या कर रहे हो, फौजी हो तो? हम्म, बोला मैं गीतकार बनने आया हूँ, हम्म, मैं शायर हूँ। हम्म, तो बोला अच्छा, हम्म, सुनाओ क्या लिखा है। हम्म, बख्शी साहब ने सुनाया, हम्म, उसको बहुत पसंद आ गया। अच्छा। अभी इत्तेफाक की बात देखो, हम्म, या भगवान का वो कृष्ण भगवान का रूप होगा वो आदमी, हम्म, उसको शायरी का शौक था और उसको फिल्मी गानों का शौक था, वो हर गाना जानता था, हम्म, किसने क्या गाना लिखा है, कौन सी फिल्म है, सब जानता था वो आदमी। हम्म, तो उसने बख्शी साहब की 4-5 पोइट्री पढ़ी, सुनी, हम्म, बोले ये तो बहुत अच्छा लिखा तुमने। हम्म, बोला क्या फायदा, काम तो मिला नहीं मुझे, हम्म, सेकंड टाइम मैं अभी वापस जा रहा हूँ। हम्म, उस आदमी ने बोला तुम वापस मत जाओ, हम्म, तुमने जो लिखा है हम्म, वो आज के जो बड़े बड़े गीतकार हैं उससे अच्छा भी और वैसा ही है क्वालिटी। हम्म, मैं कहता हूँ तुम गीतकार बन जाओगे, तुम रुको इधर। ओके। मेरे पास ठिकाना नहीं रुकने का, ना पैसे हैं। हम्म, वो उनको अपने घर ले गया, हम्म, 5 साल उन्होंने अपने घर पे रखा फ्री, जी, मरते दम तक। 40-50 साल तक 1 रुपया नहीं कभी बख्शी आपसे लिया हम्म, कि मैंने आप पे एहसान किया था, मैंने अच्छा। आपको शरण दिया था। हम्म, 1 रुपया नहीं लिया वो आदमी ने बख्शी साहब से, ना कभी टिकट मांगी कि आपकी फिल्म लगी है टिकट भेज दो। हम्म, एक्चुअल कृष्ण भगवान वही के रूप में टिकट कलेक्टर चित्रमल स्वरूप जी हम्म, तो घर ले गया, हम्म, पाला वहाँ, उनको घर पे रखा, खाना वाना खिलाना, हम्म, कभी कभी थोड़े पैसे दे देते, जा स्ट्रगल कर, हम्म, काम ढूंढ। हम्म, वो कभी वापस नहीं मांगा वो पैसा, ऐसा आदमी। आज के टाइम पे तो ऐसे लोग मिलना वो बहुत ऐसे आज मुश्किल के है। टाइम में मिलते हैं, ऐसे भी बहुत ऐसी कहानियां हैं जहाँ लोगों ने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये आदमी ने बख्शी साहब को तीसरा जन्म दिया। डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं ना इंसान की लाइफ में। शायद हमारा आपसे मिलना भी एक कोई डॉट कनेक्शन है, मे बी हमें किसी नेक्स्ट बहुत स्केल तक पहुंचाने के लिए। वो 30-40 साल गुजर गए, वो रिटायर हो गए। हम्म, एक बार घर पे आए जी, हमें मिलने, हर महीने आते थे हमको मिलने। हम्म, डैडी ने उनको ऐसे पूछा कि तो अभी तो रिटायर हो गया है। हम्म, तो बख्शी साहब ने कभी जिंदगी में किसी को उस्ताद नहीं बोला, हम्म, वो उस्ताद कहते थे, उस्ताद उस्ताद, उनको उस्ताद नाम दे दिया था। अच्छा, ऐसा ही दोस्ती में। ओके। उस्ताद अभी तो रिटायर हो गया, अभी तो क्या करेगा? हम्म, मैं कुछ नहीं करूंगा बख्शी, आराम करूंगा।
सारी जिंदगी काम किया है, हम्म, तो तू बिजनेस क्यों नहीं करता है? हम्म, इसे मुझे क्या करना है बिजनेस करके? हम्म, मैं मस्त जिंदगी, मेरी पेंशन आएगी रेलवे से, हम्म, वेस्टर्न रेलवे से पेंशन आती है मेरी, हम्म, मेरे को कोई बिजनेस ही नहीं करना है, हम्म, और मैं क्या बिजनेस करूंगा? हम्म, तो बख्शी साहब ने उनको बोला कि तू कुछ बिजनेस कर, मैं तेरे को फाइनेंस करूंगा। अच्छा, बिजनेस और फाइनेंस बहुत गुस्सा हो गया वो। कि मुझे क्यों फाइनेंस करना रही अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। ये बोलने की कि तुम हाँ, मुझे फाइनेंस करोगे? तुम होते कौन हो मुझे फाइनेंस करने वाले? मैंने मांगा तुमसे कभी कुछ? हम्म, मैंने तुमको बोला मुझे बिजनेस करना है? हम्म, तुम गॉट वेरी एंग्री। तुम सोचते हो कि हम्म, मैंने तुम्हारे लिए जो किया हम्म, तुम उसका एहसान चुका लोगे? कोशिश भी नहीं करना, अच्छा, फिर उस कोशिश भी मोमेंट नहीं करना। कोई कर्म ऐसे होते हैं आपको कर्म साथ ले जाने पड़ते हैं। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कुछ आनंद बख्शी क्या सर ने? रिप्लाई? हिम्मत होगी क्या रिप्लाई करने की ऐसे इंसान के सामने? हम्म, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने, तो बिल्कुल नहीं। ये भाई, एक बार आपने मुझे ऐसा ऑफर दे दिया, अगली बार कभी ऐसा ऑफर नहीं देना। हम्म, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे। हम्म, ऐसे भी इंसान है। बहुत अलग, मतलब पहली बार मैं ऐसी स्टोरी सुना और रियल। ऐसे मोस्टली ज्यादातर हमने मूवीज में देखी है, बट आज बिल्कुल अलग। अच्छा सर, बॉलीवुड और आर्मी, आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड है और फिर वो बॉलीवुड में गए, दोनों तो अपोजिट है। यस, पहले ऐसा आप कुछ उसको नहीं है, कंप्लीट ऐसा कुछ करो। नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत बहुत। डिसिप्लिन लोग हैं, और अपना अक्षय कुमार कितना डिसिप्लिन है, अमिताभ बच्चन बहुत डिसिप्लिन है। तो एक बार मुझे सुभाष घाई साहब ने पूछा, जी। मैंने सुभाष घाई साहब के लिए कुछ 8-10 साल काम किए, हम्म, इसमें गुरु। हम्म, तो बख्शी साहब गुजर गए थे, तो सुभाष घाई साहब ने मुझे पूछा कि बता, तुझे पता है आनंद बख्शी का सबसे अच्छा क्वालिटी क्या था, बेस्ट क्वालिटी आनंद बख्शी? तो आई सेड हाँ, मैं जानता हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि बख्शी साहब की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत साधारण शब्दों में कह जाते हैं। हम्म, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल थिंकिंग, हाई सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मतलब मामूली वर्ड्स यूज करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहना, इतनी बड़ी बात है। हम्म, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, इतने कितने गाने हैं। बिल्कुल। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं एकदम साधारण अंदाज से। हम्म, तो इसे नहीं, ये तो उनके फैंस के लिए है ये बात, कि अच्छा, सिंपल बातों में सिंपल वर्ड्स यूज करके बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफी कह जाते हैं बख्शी साहब। ओके। मैंने बख्शी साहब के साथ 14-15 फिल्में की हैं। हम्म, मैं तुमको बताता हूँ आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत, हम्म, क्वालिटी, हम्म, कौन सी? डिसिप्लिन। क्योंकि वो आर्मी आई से। सेड हाउ? इसी मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं, हम्म, कभी मेरी फिल्म धूप की वजह से डिले हो जाती थी कि धूप हम्म, टाइम पे नहीं आ रही, हम्म, वेट करना पड़ेगा शॉट के लिए, हम्म, या धूप जल्दी आ गई, हम्म, या बरसात आ गई, हम्म, या एक्टर बीमार हो गया, हम्म, या एक्टर लेट हो गया, हम्म, या टाइम लग रहा है सेटअप करने में, लाइट लगाने में, कोई ना कोई वजह से फिल्म डिले होती है, या शूटिंग डिले हो जाती है, शॉट डिले हो जाता है। हम्म, लेकिन इतनी फिल्में, इतने गाने बख्शी साहब के साथ किए, 20-25 साल में एक भी गाना बख्शी साहब ने लेट नहीं दिया। अगर वो कहते थे कि मैं 1 हफ्ते में दूंगा, तो वो 3 दिन में दे देते थे लिख के। अगर वो कहते थे मैं 3 दिन में लिख के दूंगा, तो 3 घंटे में लिख के दे देते। अगर वो कहते थे कि कल आओ, कल लिखते हैं, शाम को फोन आ जाता, रेडी है गाना, आके ले जा। अच्छा, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन कहाँ से आया? रॉयल इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। वही मैं बता रहा था ना कि उसके साथ। ओके, जैसे उन्होंने बहुत सारे देशभक्ति गाने लिखे हैं, तो बताइए सर उनके बारे में कि उन्होंने, जैसे कि अगर देशभक्ति गानों की बात करें तो ए वतन जैसे गाने, संदेशे आते हैं, ये नरेंद्र नहीं बख्श लिखा है? साहब नहीं। ये नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने गूगल करा था तो मुझे वहीं पे। तो आप बता दीजिए कौन कौन से लिखे उन्होंने देशभक्ति। 20-25 गाने हाँ, लिखे बट हैं जो मोस्ट देशभक्ति पे, वायरल वाले। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, वो मुझे बहुत पसंद है। और एक 1960s का गाना है उनका, जो पहला देशभक्ति का गाना था, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। ओके। हाँ,
तो बहुत इनकी सारे गाने लिखे हैं। कहानी क्या है? जो पहला देशभक्ति उन्होंने सॉन्ग लिखा, तो उस टाइम की कोई कहानी बताई? आपने पूछा, आपसे बात हुई इसके बारे में कि मतलब कैसे वो शब्द आए, किस तरीके से उनको जिक्र हुआ इस कहानी का कि इस तरीके से शब्दों में इसको परोना है? कौन सा? जो पहला देशभक्ति गाना लिखा जिसका आप जिक्र कर रहे मुझे थे। नहीं पता, मैं तो पैदा भी नहीं होता। 1963 का गाना है वो। नहीं, लेटर ऑन आपने बात करी होगी इसके बारे में। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ याद नहीं मुझे। अच्छा, लेकिन ऐसे गाने, बहुत गाने ऐसे ऐसे बन जाते हैं, ओके। बातों बातों में बन जाते हैं गाने। अच्छा, जब आप थे, मतलब जब आनंद बख्शी सर थे, तो उस टाइम पे आपने उनको, जब वो गाने लिखते थे, तो क्या वो घर के माहौल से डिस्टर्ब होते थे लिखने में? उनको वो डिस्टर्ब होते थे कभी या नहीं। फर्क नहीं? मतलब उनका वो लिखने कहते का थे कि अंदाज अगर क्या अगर होता तुमको था? लिखने का शौक है, अगर तुम काम जानते हो, हम्म, तो तुमको कहीं पहाड़ में जाके नदी के किनारे बैठ के लिखने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो, हम्म, तुम जहां भी हो, हम्म। तुम वहां अपने दिमाग में सन्नाटा पैदा कर सकते हो। मतलब अपने माइंड को लॉक कर सकते हो और फोकस बना सकते फोकस। हमेशा कहते थे कि तुमको जिंदगी में अगर कोई भी चीज में कामयाब कामयाब होना है, हमको तुमको 3 ही चीजें चाहिए होती हैं। हो। एक, तुमको वो काम आना चाहिए। हम्म, ये नहीं है कि तुम एक्सपर्ट हो उसमें, हम्म, थोड़ा कुछ आना चाहिए वो काम। हम्म, सेकेंडली, आपको इस काम का शौक होना चाहिए हम्म, कि मुझे शौक है ये काम करने का। हम्म, और अगर आपको वो काम का शौक है ना, तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ता वो संडे हो या सैटरडे हो हम्म, या मंडे हो, आपके लिए हर दिन एक बराबर है। राइट। और तीसरा, आपको उस काम की जरूरत होनी चाहिए। हम्म, अगर अगर आपको उस काम की जरूरत नहीं है, आप भले काम जानते हो, आपका दिल ही नहीं करेगा काम करने, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। पेट भरा हुआ है तो रोटी अंदर कैसे जाएगी? ओके, ओके। तो थोड़े गानों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करी, बीच में अगर मैं कोई गाना ऐसे बोलूंगा शायद, क्योंकि मेरे को जो जो वहां पे लिख के दिखा है, मुझे टोक देना कि ये नहीं लिखा है। ये जो बड़े अच्छे लगते हैं गाना, बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसके पीछे कुछ आपको पता है? मतलब कैसे उन्होंने, क्योंकि 4 लाइनों में उन्होंने एक स्टोरी को मुझे नहीं बुन पता वो दिया। कैसे लिखा गाना, लेकिन एक बार जब जब मेरा डिवोर्स हो गया था ना, तो अच्छा। मेरा डिवोर्स भी हो गया था और मेरा बिजनेस भी फेल हो गया था। हम्म, तो मैं बहुत टूट 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 गया था। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, हम्म, सब कुछ चकना हम्म, चूर हो गया था। हम्म, तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो मुझे बख्शी साहब ने, डैडी ने बोला था कि बेटा तुम बहुत डिप्रेस्ड लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो, तुम कुछ मिलते जुलते नहीं हो सबसे, हम्म, अलग अलग अकेले अकेले रहते हो। हम्म, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, तुम्हारा बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा है। हम्म। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ये गाना लिखा था उन्होंने। अच्छा तो उस गाने में एक अंतरा है, जी। हम तुम कितने दूर, हम तुम कितने पास हैं, लेकिन कितने दूर हैं चांद सितारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। उन्होंने ये मुझे सुनाया और कहा कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, वो छोड़ के चली गई है, तुम अलग हो गए दोनों, वो तुमसे इतनी दूर हो गई है कि तुम उसे छू भी नहीं सकते। जैसे कि ये चांद सितारे भले खूबसूरत हो, लेकिन ये इतने दूर हैं कि तुम उसको छू भी नहीं सकते। तो उसकी तरफ देख क्यों रहे हो? जो तुम्हारे करीब हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे नेफ्यू नीसेस, तुम्हारा काम, ये तो धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, ये जो पास में तुम्हारे जो पास चीजें हैं, तुम उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। और जो इतना दूर है उसको देख रहे हो, वो तो आएगी नहीं, वो तो तुम छू भी नहीं सकते उसको, क्या फायदा? जो साथ है वो सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया से समझा। फिर क्या आपकी लाइफ में क्या असर पड़ा उसके बाद? मतलब So I एकदम चेंज आया, realized, ड्रास्टिक चेंज? of course I realized that I should, जो लोग मुझे चाहते हैं, जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ मिलो, उनके साथ तो खुश रहो। हाँ, उनके साथ रहो, उनके साथ रहो। जो चला गया उसके पीछे क्या भागना? चांद सितारा इतना दूर है, क्या फायदा उसको देख के? छू भी नहीं सकते तुम इसे। बहुत अच्छे से आज मुझे असली मतलब पता चला इस गाने का कि सर ने किस उसमें। अच्छा, ये एक गाना है, ये दोस्ती
हम नहीं तोड़ेंगे, ये हर एक यूथ का नेशनल एंथम दोस्ती वाला सॉन्ग बन गया है। तो इसके पीछे भी तो कोई ना कोई कहानी होगी सर। इसके पीछे कोई कोई कहानी नहीं है। फिल्म 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 की स्टोरी होती है, ओके वो इंस्पायर करती है, ओके क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन इज द स्टोरी। स्टोरी अच्छी होगी तो इंस्पायर करेगी, और फिर उसके साथ आप जुड़ जाते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जिंदगी में जो दोस्तियां हैं वो आप उसके बारे में सोचते हो, क्योंकि वो फिल्म में दोस्ती है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऐसी दोस्ती नहीं है किसी के साथ, तो आप लिखोगे कैसे? उनका दोस्त था चित्रमल स्वरूप, जिन्होंने उनको अपने घर पर रखा था, पनाह दी थी 3-4 साल, तो वो भी तो दोस्ती है जो टूटी नहीं कभी। थोड़ा स्टोरी को डीप में समझाने की कोशिश करो सर। चित्रमल स्वरूप रेलवे हाँ, कलेक्टर, वो अच्छा वो वाला एग्जैक्टली समझ गए। जिन्होंने उनको घर पे रखा था। ठीक है, डन। क्योंकि वो तब आपने नाम शायद एक ही बार बोला था, तो याद नहीं था। चित्रमल स्वरूप जी, हम्म वो जो दोस्ती थी कभी टूटी नहीं, एंड तक हाँ, एंड तक साथ बनी रही। तो वो भी तो इंस्पिरेशन हो सकता है गाने का। कुछ भी हो सकता है, बट उन्होंने कि एंड तक जो है वही उसी का नाम दोस्ती है। क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसी दोस्ती है ना, इसलिए गाना लिख सकते हैं वैसा वो, क्योंकि उनका एक ऐसा दोस्त है। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर ने जो भी गाने लिखे वो उनकी लाइफ में ऐसी कोई ना कोई घटना या एक्सपीरियंस या लोगों के एक्सपीरियंस से लिया है। या तो आप अपने एक्सपीरियंस से लोगे, या जो आपके आसपास के लोग हैं जिन उनके साथ जो चीजें होती हैं आप उसको याद रखते हो। सर वो एक लाइन बोली थी ना सर ने, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद आपको पता होगा कि किसी ने पूछा था सर से कि आप गाने कैसे, वो जिंदगी को शब्दों में कुछ तो, कि गाने आप कैसे लिख देते हो, तो उन्होंने उसको एक ही लाइन में बड़े सिंपल वे में समझा दिया था। उनको एक लिरिसिस्ट ने पूछा था, वो नया था, बम्बई आया था, उन्होंने पूछा बख्शी साहब आप मैं नया बम्बई में आया हूँ, मैं लिरिक्स राइटर बनना चाहता हूँ, और आप इतने, मैं तो आपको बचपन से सुनते आ रहा हूँ, तो आपका ये जो गुण है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हो इतने साधारण शब्दों में, हिंदी के सरल हिंदुस्तानी शब्दों में, इसमें इसका रहस्य क्या है? व्हाट इज इसका सीक्रेट क्या है? आप ऐसा जादू कैसे कर जाते हो? तो हंसे, उन्होंने बोला ये कोई जादू वादू नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत साधारण बात है। तो इसे ऐसे कैसे? इसे मैं सिर्फ 8वीं पास हूं, मेरे जो हिंदी के शब्द हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, मैंने बहुत कम हिंदी सीखी है, तो मैंने जितनी हिंदी सीखी है इतनी कम है, मुझे जो कहना है मेरे को उसमें ही कहना पड़ता है। मैंने कोई बड़े शब्द सीखे ही नहीं, मैं स्कूल गया नहीं 8वीं के बाद, तो मेरी जो एजुकेशन है वो बहुत लिमिटेड है, तो मुझे जो कहना है मैं उसी में कह जाता हूं जो मैंने सीखा है तब तक। तो तुमको जो लग रहा है मैं बहुत बड़ी, कुछ बड़ा रहस्य है इसमें, कुछ नहीं है, मेरी जो लिमिटेशन है वो मेरी ताकत बन गई। अच्छा, कि आपकी जो लिमिटेशन है उसी को ताकत बना दोगे, तब भी बनाओ नहीं, बन गई, वो बन गई। तो अगर कोई बना देगा तो क्यों नहीं? चांस है, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? ऑलराइट, ओके। सर ने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, किसके साथ सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी उनकी सेट होती थी? बहुत सारे, क्या बोलते थे? ही वर्कड विद 242 डायरेक्टर्स। और क्या देखो, कोई भी आपको रिपीट करेगा ना, वो आपको रिपीट क्यों करेगा? या तो आप टैलेंटेड हैं, टैलेंट तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्यों रिपीट करेगा? आपका जो काम है वो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं होगा तो क्यों लेगा आपको आप वापस आदमी? और एक तीसरी बहुत जरूरी बात होती है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बहुत काम ऐसा होता है, हमको आदमी का काम पसंद होता है, लेकिन अगर आदमी पसंद नहीं है, बोलते नहीं यार इससे तो काम नहीं करने, बहुत तंग करता है, काम जानता है अच्छा है लेकिन यार बहुत तंग करता है ये आदमी। तो ये 3 चीजें अगर, तो उनको एक बार किसी ने पूछा था कि बख्शी साहब आपने इतने डायरेक्टर्स के साथ कैसे काम किया, अलग अलग कंपोजर के साथ कैसे काम किया, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ कैसे काम कर लिया? उन्होंने कहा क्योंकि मैंने कभी कैंपगिरी नहीं की, मैं किसी कैंप में बिलोंग नहीं करता था, मैं सबके साथ हूँ, जर्नल, मैं सबके साथ काम कर, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए बस। अच्छा, मुझे ये नहीं कि मैं यही ग्रुप के साथ काम करूंगा, उस ग्रुप के साथ काम नहीं करूंगा, मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं है, मेरे को उसके कपड़े पसंद नहीं है, या मुझे उसकी गाड़ी पसंद नहीं है, या मुझे उसकी फैमिली पसंद नहीं है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए बस। अगर मुझे कहानी पसंद आएगी मैं फिल्म के साथ जुड़ जाता हूँ, इसलिए मैंने इतने लोगों के साथ काम किया। ओके, मुझे याद है तनुजा चंद्रा ने मुझे बताया था, फिल्म मेकर तनुजा चंद्रा जी कि वो बख्शी साहब के पास आई, उन्होंने कहा कि मैं आई केम टू मीट योर फादर,
बख्शी साहब के पास है। मैंने बोला बख्शी साहब मैं तो बचपन से आपके गाने सुन रही हूँ, मैं अपनी पहली फिल्म बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे फिल्म के गाने लिखें, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है देने के लिए। मेरा प्रोड्यूसर की मेरे जो प्रोड्यूसर है उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है जी। तो बख्शी साहब ने पूछा कि तुमको किसने कहा कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ? मैं जब गाने लिखता हूँ तो उसके पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ काम करूँ नहीं करूंगा वो तुम्हारी कहानी डिसाइड करेगी, तो तुम मुझे पहले अपनी कहानी सुनाओ। अच्छा। अगर मुझे कहानी पसंद आएगी मैं तुम्हारी फिल्म करूंगा, अगर मुझे तुम्हारी कहानी पसंद नहीं आई, अगर तुम्हारा प्रोड्यूसर ज्यादा पैसे भी देगा मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तो मुझे पहले कहानी सुनाओ। उन्होंने कहानी सुनाई, फिल्म का नाम था दुश्मन, उनकी पहली फिल्म। तो कहानी सुन के उन्होंने उनको तनुजा चंद्रा को कहा कि ये कहानी बहुत इमोशनल है, बहुत मुश्किल है इसके लिए गाना लिखना, मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, मुझे 2-3 दिन दो सोचने के लिए। तो वो चली गई। तो तनुजा चंद्रा ने मुझे बताया कि मुझे लगा कि बख्शी साहब ने मुझसे झूठ बोला। बख्शी साहब ने अगर मुझे ना नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, यानी कि बख्शी साहब को मेरी कहानी पसंद नहीं आई, लेकिन उनको मेरा दिल नहीं तोड़ना था, तो उन्होंने झूठ बोला मुझसे कि ये कहानी बहुत मुश्किल है लिखना, इसके लिए गाने लिखने बहुत मुश्किल काम है, बहुत इमोशनल है ये कहानी। तो मेरा दिल टूट गया कि बख्शी साहब ने मुझे ना कर दिया। लेकिन अगले दिन सुबह 8 बजे बख्शी साहब का फोन आ गया। अच्छा। तनुजा तू 4 बजे क्या कर रही है आज? ये कुछ नहीं, घर आ जा। तो मैं आ गई आपके घर पे, 4 बजे आ गई, मैं आके बैठी, तो बख्शी साहब रूम में आए, और रूम के कोने में एंट्रेंस पे खड़े थे, दहलीज पे। उन्होंने मुझे पूछा तनुजा तू पेपर पेन लाई है, डायरी लाई है? हाँ। लिख, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कैसा देश जहां तुम चले गए। ये गाना तब आएगा जब उसकी सिस्टर की मौत होती है फिल्म में। तनुजा, गो टेल योर प्रोड्यूसर आई वांट टू डू दिस फिल्म एंड ही कैन पे मी वॉट एवर ही वांट्स। जो तुम दे सकते हो दे देना, ये फिल्म में लिखूंगा। तो भले आपने 3-4 हजार गाने लिख दिए हो, 650 फिल्में की हो, 3-4 हजार 3.5 हजार गाने लिखे हैं, लेकिन उनको फिर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये काम करूंगा जब तक कुछ लिखे ना। और ये गाना कितना सुपर डुपर हिट हुआ, हर सोल्जर की। तो हर गाने से पहले, हर फिल्म के से पहले उनको एक फील होता था कि अभी तक जो हो गया ना, पता नहीं कैसे हो गया, अब ये आगे होगा कि नहीं होगा, आई डू नॉट नो। तो हर फिल्म से पहले वो उनको लगता था ये नहीं कर सकूंगा मैं अभी, ये बहुत मुश्किल है। और वही फीलिंग जो थी कि मैं नहीं कर सकूंगा, बहुत मुश्किल है, वही उनको चार्ज करता था करने के लिए। तो मेरे ख्याल में किसी भी इंसान को अगर क्रिएटिविटी जिंदा रखनी है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा फील होना चाहिए कैसे करूंगा मैं, ये मुश्किल काम है, कैसे करूंगा मैं, ये मुश्किल काम है। जिस दिन आपने सोच लिया कि ये मैं कर लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो आपका डाउनफॉल शुरू हो गया वहां से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आनंद बख्शी ये बोल सकता है इतने गाने लिखने के बाद, 30 साल काम करने के बाद, कि ये बहुत मुश्किल फिल्म है, कहानी बहुत मुश्किल है लिखनी, बहुत इमोशनल है, मुझे नहीं पता इफ आई कैन डू इट, मुझे सोचने का वक्त दो, इसलिए वो आदमी 40 साल काम कर सका इतना बड़ा। क्योंकि हर गाने से पहले, हर फिल्म से पहले उनको लगता था यार ये तो मुश्किल काम है, ये तो मुश्किल काम है। बिल्कुल सर। अच्छा सर के बारे में ना एक ये भी चीज़ बताई जाती है, मतलब जो मैंने पढ़ा, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बट उसमें ये बताया गया कि सर ना 5-10 मिनट में भी गाने के लिरिक्स लिख देते थे कभी कभी, मतलब कभी हफ्ता लग जाता था, कभी 10 दिन लग जाते थे, कभी 6-7-8 मिनट में लिख लेते थे। कहते थे कि बहुत डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर ऐसे बोला करते थे कि मतलब अभी स्टोरी एक ही बार बताइए विदाउट एडिट, मतलब दोबारा एक ही फ्रेम में उन्होंने लिख दिया, दोबारा एडिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। ये बात भी सत्य है? ऐसा नहीं होता है कि इट इज अ टीम वर्क होता है। आपका जो डायरेक्टर है वो उसको वो स्टोरी जानता है। मतलब स्टोरी सुनने के बाद वो एक ही गो में लिख देते थे गाना? हाँ, काफी बार, कभी कभी टाइम भी लग जाता था, ऐसा कुछ नहीं था।
कभी कभी ऐसे बातों बातों में स्टोरी बन जाती है, गाने बन जाते हैं। जैसे कि एक फिल्म पे बैठे थे सेटिंग पे, तो गाना नहीं बन रहा था, 2 दिन काम किया उस पर, नहीं बना गाना। तो बख्शी साहब उठे, तो लक्ष्मी जी ने पूछा बख्शी जी को, बख्शी जी क्या हुआ? इसे मैं जा रहा हूँ, नहीं बन रहा गाना। अच्छा। तो बोला फिर कब मिलेंगे? हाँ। तो इसे मिलेंगे 2-3 दिन में, मिलते हैं वापस। और उठ के चले गए बख्शी साहब, गाड़ी में जाके बैठे, गाड़ी का दरवाजा बंद किया, फिर दरवाजा खोला, वापस ऊपर आ गए सिटिंग रूम में। अच्छा। बोला गाना बन गया। कैसे? अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। आधी रात को? नहीं, आधी रात में। गाना है ना आज मिलो सजना का, वैसे बना। बहुत बढ़िया। बातों बातों में। मतलब अगर एक बार वो गाड़ी से जा रहे थे, तो बहुत खूबसूरत लड़की गुजरी, तो उनके दोस्त ने कहा वाह क्या रूप है, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। तो गाड़ी रोकी, वो 555 सिगरेट का पैकेट था उनके पास, वो हमेशा रखते थे पॉकेट में। तो डायरी थी नहीं, तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर कुछ लाइन लिख दी, लिखा 10 मिनट और घर आ गए। 6-7-8 महीने के बाद फिल्म रिलीज हुई, तो वो दोनों फिल्म देखने गए प्रीमियर, वो और उनके दोस्त। अच्छा। और गाना स्क्रीन पे आया, तो बोला ये पता है गाना कब लिखा मैंने? जब हम पान खा के आ रहे थे ना, वो तूने बोला था वो लड़की बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये गाना तब लिखा गया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल हमसे ना हो जाए, आराधना फिल्म का। तो जो रूप का वर्ड है, रूप तेरा मस्ताना, वो वहां से पकड़ा उन्होंने कहा कि क्या रूप पाया है, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। ऐसे बहुत गाने हैं। मुझे श्रृंगार फिल्म्स के हैं ना, वो अपना मिस्टर श्रॉफ, उन्होंने बताया था कि एक बार वो कहीं बरसात में फंस गए थे। अच्छा। एक पेड़ के नीचे, कि बरसात बंद होगी तो मैं पेड़ से निकल के आगे जाऊंगा। तो वहां एक लड़की आगे खड़ी हो गई पेड़ के नीचे। अच्छा। हाँ, वो भी बरसात से बचने के लिए। उसके बाद भी छतरी नहीं थी। अच्छा। तो वहां बख्शी साहब ने एक मुखड़ा सोच लिया, हम तुम्हें कमरे में बंद हो तो चाबी खो जाए। ये मुझे श्रृंगार फिल्म्स के मिस्टर श्रॉफ ने बताया। लेकिन जो मुझे पता है कहानी, वो कहानी ये है कि जब ये फिल्म बन रही थी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बख्शी साहब राज कपूर के घर जा रहे थे चेंबूर, स्टोरी सुनने। तो बख्शी साहब ने पूछा ये बॉबी जो है, ये लड़का है कि लड़की है? क्योंकि पंजाबियों में लड़के भी होती है, लड़की भी होती है बॉबी। तो उन्होंने बोला हमने तो कहानी सुनी नहीं, हमें नहीं पता है लड़का है या लड़की है, तो क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरे ऐसे दिमाग में एक मुखड़ा है जो मैंने लिखा है, वो ऐसे दिमाग में मेरे आया। तो जब राज कपूर से कहानी सुनी, तो राज कपूर साहब को उन्होंने कहा कि मैंने एक मुखड़ा लिखा है, एक गाना लिखा है, और लेकिन आपकी फिल्म में ये सिचुएशन नहीं है। तो उन्होंने बोला सुनाइए आप। तो बख्शी साहब ने मुखड़ा सुनाया, हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, जो उन्होंने वो सोचा था जब पेड़ के नीचे। हाँ, तो उनको पसंद आया। अच्छा। उन्होंने बोला ये रखेंगे हम, इसको आप आगे लिखिए, और इसकी सिचुएशन में बनाऊंगा फिल्म में, क्योंकि मुझे मुखड़ा पसंद है, मुझे आइडिया पसंद है। तो ऐसे गाने बन जाते हैं। और कुछ? सौदागर फिल्म की कहानी सुनी जी, खाना खाया, हाथ धोने गए, तो सुभाष घई को पूछा उन्होंने, अरे तेरी फिल्म का नाम क्या है, टाइटल क्या है? कहानी तो सुना दी, टाइटल नहीं सुना है अभी तक। इसे बख्शी साहब मैं सोचता हूँ इसका टाइटल रखूं सौदागर। बोला अच्छा, हाथ धोए, सुभाष घई ने हाथ धोए, पहुंचे हाथ, बोले तेरा गाना रेडी है, सौदा कर सौदागर, सौदा कर, दिल लेके दिल देकर। क्या बात। बोला साहब बख्शी साहब इसको आगे लिखिए, टाइटल सॉन्ग मेरा बन गया, रेडी हो गया। तो ऐसे ऐसे बातों बातों में बन जाते हैं गाने कभी कभी। अमेजिंग। आपको कहीं पेड़ के नीचे जाके बैठना या आप समुद्र के किनारे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। आप कहानी जानते हो, सब्जेक्ट जानते हो, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसको आप एब्जॉर्ब करते जा रहे हो, उसका गाना निकलेगा, गाना, उसका म्यूजिक, उसका धुन, कुछ ना कुछ जो भी आपका काम है वो काम में आएगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा वो आपके। ओके। अच्छा सर, जो आज की राइटर्स हैं 20-25 के अराउंड जिनकी एज है, आप उनको क्या सजेशन दोगे, उनको क्या सीखना चाहिए आनंद बख्शी सर के जीवन से? क्योंकि तब के टाइम में और आज के टाइम में
डिफरेंस है, लेकिन गाने तब भी बनते थे और आज भी बनते हैं। फर्क इतना है कि वो वाले गाने थोड़ी देर में बंद नहीं होते थे, वो आज तक चल रहे हैं, लेकिन आज वाले गानों को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन उनका हर एक कसूर, मेरे ख्याल में उनका कसूर नहीं है। क्या कसूर? कसूर मेरे ख्याल में, जो मैं सुनता हूँ, मुझे कभी कभी लिरिसिस्ट मिलते हैं, जी। वो कहते हैं कि बहुत सारे डायरेक्टर जो हैं हम्म, वो पूरी कहानी सुनाते ही नहीं है हमें। हमें खाली एक आइडिया देंगे, हम्म, बोलेंगे आप एक अच्छा हुक लाइन लिख के ले आओ, अच्छा। और उनको अगर 50-60 हुक लाइन लिख के, हुक लाइन मतलब एक शुरू हाँ, का, बेस्ट हुक, हाँ। हाँ, तो हमें वो भी। अगर शुरू का पसंद आ जाता है तो बोलते आप इसको आगे लिखिए आप। ओके। तो सब सब ऐसा नहीं करते, कुछ कुछ। कुछ कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर लिरिसिस्ट के पास कहाँ से लिखेगा वो? हम्म, आप ना उसको इमोशन दे रहे हो, हम्म, ना उसको, उसके पास कहानी है, हम्म, ना उसके पास कैरेक्टराइजेशन है, हम्म, और ऊपर से मेरे ख्याल में गाना लिखना तो बहुत मुश्किल काम है आज के दिन। पहले एक फिल्म में 6 गाने होते थे, हाँ, जी, आज की फिल्म में 1 या 2 गाने होते हैं। वो जी। 1-2 गानों में से एक गाना तो पुराना होता है, हाँ, तो पुराने का बचा एक रीमेक। गाना लिखने के लिए। तो आज आज एक लिरिसिस्ट कैसे, अब जिएगा कैसे, अपना घर कैसे चलाएगा अगर उसको एक ही गाना मिलेगा लिखने के लिए, या 2 गाने मिलेंगे? पहले लिरिसिस्ट को मिलते थे 6 गाने, 7 गाने। तो आप एक गाना लिख के आप कैसे अपने आप जीवन कैसे जियोगे अपना? आप लिरिसिस्ट कैसे बनेंगे आप? हाउ, आई मीन, फिल्म्स हैव हार्डली 2 or 3 सॉन्ग्स नाउडेज, और मेनी सॉन्ग्स आर रेट्रो सॉन्ग्स, पुराने गाने हैं, उसको उसको रिक्रिएट करके लिखा जा रहा है। तो कितना कम काम है। और अच्छा काम बुरा काम ये तो जनरेशन जज करेगी, हम कौन होते हैं जज करने वाले? आज भी बहुत अच्छे अच्छे से गाने बनते हैं, जनरेशन पीपल लाइक देम, शोज होते हैं, पैक्ट होते हैं इनके शोज। तो ऐसा नहीं है कि गाने अच्छे नहीं बन रहे, बट आई फील के जब तक लिरिसिस्ट पूरी कहानी नहीं सुनेगा, उसको पूरी कहानी समझाई नहीं जाएगी, और उसको मौका नहीं दिया जाएगा, और एक गाने में क्या कर लेगा, एक गाने से 2 गाने में क्या कर लेगा? कैसे बता पाएगा वो कितना टैलेंटेड है? हाँ, कैसे, कहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आज की जो जनरेशन, जो आज के सिंगर है इन बॉलीवुड या जो लिख रहे हैं, राइटर्स हैं, आपका फेवरेट कौन है? ऐसा मेरा कोई फेवरेट तो नहीं है, बट जिसको आप सुनना मुझे इतना पसंद गानों का करते शौक हैं। नहीं। मैंने जो गाने सुनने शुरू किए, वो मैंने शुरू किए क्योंकि मेरे डैडी का नाम आता था रेडियो पे। अरे Got डैडी it. का नाम है रेडियो पे, अरे डैडी का नाम आया रेडियो पे। हम्म, तो उससे हमको शौक हुआ गाने सुनने का। हम्म, तो हम किसी और के गाने सुनते नहीं थे, मैं तो सिर्फ डैडी के गाने सुनता, क्योंकि मेरे को गानों का शौक नहीं है, क्योंकि डैडी के गाने बजते थे तो मैं उनको सुनता था, Got it. यू नो। जी। तो आई डोंट, सो बट आई हर्ड सम सॉन्ग्स। Which one? अमिताभ भट्टाचार्य इज गुड, हम्म, इरशाद कार्मिल इज गुड, हम्म, 2-3 हैं ऐसे अच्छे, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर। फोक की बात कर रहे हो आप? नहीं, गाने, फिल्मी गाने, फिल्मी। अमिताभ भट्टाचार्य, he writes, इरशाद कामिल writes, ओके, a good lyricist. ओके। और सिंगर में किसकी आवाज ज्यादा पसंद है आज की टाइम की? I think Arijit is a good singer. अरिजीत के बाद विशाल के बारे में क्या ख्याल है? विशाल मिश्रा। Who? विशाल मिश्रा, आई थिंक ये नाम है, विशाल No, मिश्रा। I'm not very familiar with music songs, Hindi film songs. नहीं। तो आज के टाइम पे आप क्या करते हैं फिर? एक तो I'm आप a राइटर writer. लिखते हो। Yeah, I'm a writer. I write books. Okay. I author books. I've published about 6 books. Okay. And last 4 years मैं बच्चों की किताबें लिख रहा हूँ, एज ग्रुप 8 to 10, 7 to 8, 8 to 10, ओके। चिल्ड्रंस बुक्स। आप बता सकते हैं कि जो आप एज ग्रुप के बारे में, बच्चों के बारे में लिख रहे हैं, उस बुक में आप ऐसा क्या बता रहे हैं? मेरी किताबों में कोई ना कोई संस्कार हैं, जैसे कि अच्छा, मेरी किताबों में तो हमेशा एक जॉइंट फैमिली होती है, दादा होगी या दादी होगा, दादा दादी होंगे, और हमारा कल्चर होगा। जैसे कि आपको दीवार दिखेगी रूम में, तो उसमें गणेश जी होंगे, तोरण होगा दीवार पे, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो लाल मौली पहन रहे हैं, क्योंकि टिका है, तिलक है, सनातनी, क्योंकि हमारी जितनी बच्चों की किताबें हैं, लॉट ऑफ देम कम फ्रॉम अब्रॉड, वेस्टर्न। एग्जैक्टली। तो मेरी जो किताबें लिखता हूँ, स्टोरीज आर यूनिवर्सल, उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, वर्च्यूज हैं, उसमें जो सीख है वो यूनिवर्सल है। ओके, एवरी रेस एंड रिलीजन विल आइडेंटिफाई विद इट। लेकिन मेरी जो कहानी है वो दे आर सेट इन भारत,
इंडिया, Only इंडियन India. हाउस, Okay. भारतीय हाउस, Okay. ताकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगे कि ये मेरा घर है, हम्म, ये मेरी दादी का घर है, हम्म, ये मेरे पड़ोसी का घर है, हम्म, मेरी पड़ोसी, मेरी माँ ऐसे दिखती है, मेरी दादी, मेरी मम्मी ऐसे कपड़े पहनती है, okay. मेरे डैडी ऐसे दिखते हैं. हम्म, तो आई ट्राई एंड आई सेट देम इन भारत, इंडिया. हम्म, भले वो बम्बई की कहानी हो, बेंगलुरु की कहानी हो, या एक साउथ इंडिया के गांव की कहानी है, हम्म, उसमें आपको हमारे कपड़े देखेंगे, हम्म. हमारा खाना देखेगा, Culture. हमारे गांव का कुत्ता देखेगा, हम्म, वो भैंस देखेगी, अपना गाय देखेगी तो गिर गाय होगी, नॉट जर्सी काउ. हम्म, मतलब भारत, भारतीय, इंडियन, हम्म. यू नो. या ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट्स की छोटे छोटे बच्चों की बुक्स में लिखा. हाँ, बच्चों की जो किताबें मैं लिखता हूँ, तो कौन कौन सी एज ग्रुप तक आपने लिख दी है सर? 7 to 8 and 10 and 11. ओके. हाँ. जो 10 to 11 वाली वो अलग बुक है या एक ही बुक में सब कुछ फ्रेम करा नो नो, डिफरेंट स्टोरीज डिफरेंट एज स्टोरी? पर द एज ग्रुप. ओके, तो 10 to 11 वाली में भी यही क्या स्टोरी है उसकी उसका बता सकते हैं समराइज करके, जो 10 से 11 वाले एज ग्रुप के बच्चों के बारे में लिखा है? दैट इज अबाउट बिलोंगिंग इन अ नेचुरल हैबिटेट. जैसे कि एक इंसान अगर एक मच्छी है तो उसको आप घर पे नहीं पाल सकते ना, बिल्कुल. उसको समुद्र ही चाहिए, जी, उसको नदी ही चाहिए. जी. वो घर में पलेगी हम्म, तो ठीक नहीं पलेगी वो. जैसे कि अगर एक कोई स्टूडेंट है या कोई एक इंसान है जिसका दिमाग चलता है चेस में, आप उसको बैडमिंटन खेलने तो नहीं भेजोगे ना. उसका अगर दिमाग चल रहा है चेस में तो उसको चेस में डालेंगे ना. तो बहुत टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को गलत फील्ड में डाल देते हैं, या बच्चा खुद अपने गलत फील्ड चूज क्योंकि वो दुनिया ऐसा कर रही है. दुनिया में एआई हो रहा है ज्यादा, आईटी सब आईटी में घुस रहे हैं. आज के दिन आपको प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन मिलने में तकलीफ हो जाएगी क्योंकि सब आईटी में घुस गए हैं. तो और आपके जो एक्चुअल टैलेंट है, स्किल है, उस पर अगर ध्यान दिया जाए, माँ बाप उस पर ध्यान दें और खुद एक इंसान अपने टैलेंट पे ध्यान दे, उसी फील्ड में जाए, ऐसी फील्ड में नहीं जाए जो दुनिया कर रही है. दैट इज, उसमें ये सीख है कि कुछ अलग करो. नहीं, कुछ अलग नहीं, जो आपके अंदर है गुण, उसको बाहर लाओ. स्किल, उसको उसी में घुसो, आप उसी में जाओ, उसको फॉलो करो. जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा था कि तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय रहो, तुम गांव के लिए लड़ो, अपने समाज के लिए लड़ो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वो नेचर है. तो वो सक्सेसफुल हुआ. अगर वो कुछ और करता तो सक्सेसफुल नहीं होता, गांव भी जाता, घर भी जाता, और फैमिली भी टूट जाती. उसने अपना धर्म पालन किया ना, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम किया उसने, गांव बचाया, 5 गांव बचाए, तो जीता ना. अगर वो काम नहीं करता तो कोई और करता तो 5 गांव चले जाते, हार जाते वो लोग, पांडव. तो वही एक कहानी कि अगर एक मच्छी है तो उसका जो जीवन है, हैबिटेट में रखो, उसको अपने हैबिटेट में रखो. कुत्ता है तो घर पे मत पालो, उसको फ्री घूमने दो. आप कुत्ते को घर में पाल रहे हो तो घर के लिए बना ही नहीं है, सपोज टू लिव आउटसाइड. लेकिन आजकल तो गार्डन में रखो, क्योंकि लोग शादी नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं. आप क्या कहना चाहते हो जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, आज के जो यंगस्टर इतने ज्यादा मतलब चेंज क्यों हो गया हुआ है? हमारा भारत तो ऐसा नहीं था. शादी नहीं करना चाहते तो रीजन ये क्या है? सबसे बड़ा, इनको ये शिकार बनेंगे लोनलीनेस के. आपको लगता है आज के टाइम पे हो रहे हैं बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस इसी चीज की वजह से? आई डू नॉट नो व्हाट द रीजन है, आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप फैमिली नहीं पालोगे आसपास में, दोस्त कब तक टिकेंगे, कितने साल साथ देंगे दोस्त? हाँ, एक मोमेंट में उनको अपनी फैमिली भी देखनी है, अपनी फैमिली देखनी है, ट्रैवल करना होगा, माइग्रेट करना होगा, गांव छोड़ के जाना होगा, शहर छोड़ के जाना होगा, या गुजर जाएंगे, या दुश्मनी हो जाएगी, टूट जाएगी, फैमिली ही साथ रहती है. ओके, बहुत बढ़िया. और सर और कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं आपने? ये तो आपने बता दिया बच्चों के बारे में. फिल्म मेकर्स पे लिखी है, डायरेक्टर्स डायरीज, तो इंडिया के. उसमें क्या है डायरेक्टर डायरीज में? जीवनी है 24, 25, 26 फिल्म मेकर्स की. फिल्म मेकर कैसे बने? अगर आप उसको शॉर्ट में बता सकते हो 2-3 के, फिर तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल. जो हमारे बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं इंडिया के, उनकी कहानी है बचपन से लेकर पहली फिल्म तक, ये फिल्म मेकर बने कैसे. ओके. फिर दूसरी किताब है रेडियो होस्ट पे, जो रेडियो जॉकी बोलते हैं उनको. अच्छा, आरजे. हाँ, इंडिया के सबसे बड़े रेडियो जॉकीज हैं. उसमें अमीन सानी साहब की भी कहानी है कि वो रेडियो जॉकी बने कैसे, क्या स्किल चाहिए होता है, वो बने कैसे, उनकी फैमिली में क्या एनवायरनमेंट था, कौन से गाने सुनते सुनते बड़े हुए, वो गानों का शौक कैसे आया.
वो दुनिया की पहली किताब है रेडियो चौकी पे। और मेरी जो किताब है डायरेक्टर्स डायरीज, जी। वो इंडिया की पहली किताब है ऑन फिल्म मेकर्स, ओह, कि ये लोग फिल्म मेकर बने कैसे। ओके। जब मैं ये किताब को छापने गया तो मुझे बहुत पब्लिशर्स ने ना कह दिया। हम्म, उन्होंने बोला ये फिल्म मेकर की किताब कौन पढ़ेगा, आप फिल्म एक्टर की किताब लाइए, हम उसको छापेंगे। ऐसे ये जो आप नाम ले रहे हो ना बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स के, ये बड़े बड़े लोगों को इन्होंने बनाया है, इनकी फिल्मों ने इनको बड़ा बनाया है, एक्टर बनाया है। तो इनकी कहानी तो एक दिन कोई ना कोई पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आज उस किताब को 11 साल हो गए, अभी भी छप रही है वो किताब, बिक रही है। 11 साल इन पब्लिशिंग। हापर कॉलिंस ने इसको पब्लिश किया था, और उसके बाद फिर पेंगुइन ने वॉल्यूम 2 पब्लिश किया। ओके। आज भी वो कितने वॉल्यूम किताब है इसकी? 2 2 वॉल्यूम है। ओके। डायरेक्टर्स डायरीज, फिल्म मेकर्स कैसे बनते हैं लोग, फिल्म कैसे बनाते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, गाने कैसे बनते हैं, पैसा कैसा आता है, कहाँ से आता है, रिलीज कैसे करते हैं। ओके। तो ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है यदि किसी को सारी किताबें अमेज़न पे अवेलेबल है। अमेज़न पे है? आपको जब प्यास लगती है, कुआं आपके पास आता है? नहीं, मैं पानी बजाता हूँ। तो जिसको एग्जैक्टली जाके ढूंढ लेगा, हम क्यों पता है। नहीं, जस्ट फॉर कि अगर किसी को मतलब इजी टू हो जाएगा। सर आज गूगल का जमाना है, एआई गूगल आप टाइप करो राकेश आनंद बख्शी, आपको सारी दिख जाएगा। और आपको जब किसी चीज का शौक होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं आपको उसकी जरूरत होगी ना, आप मेरी किताबें क्या, आपका शौक कुछ भी ढूंढ लोगे यार। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जिसको ढूंढना है वो जाएगा, वो ढूंढ लेगा। ओके। अगर आज आनंद बख्शी सर 20 इयर्स के होते तो आपको लगता है कि जितने वो सक्सेसफुल पहले रहे उतने आज बन पाते इस तरह की इंडस्ट्री में, बॉलीवुड या इस तरह के? नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो बख्शी साहब जब 20 साल के थे तो उन्होंने जो जिंदगी जी 20 साल तक, वो ही उनकी जिंदगी बनी। आप जिस चीज को वक्त दोगे वो तुम्हें जिंदगी देगी। उन्होंने जो जिंदगी जी गांव में, छोटे शहर में, जो उनके एक्सपीरियंसेस हुए, वही तो काम आए ना फिल्म। वही एक्सपीरियंसेस आज कैसे काम आ सकते हैं? वो अलग दुनिया थी, आज की दुनिया अलग है। तो आज का जो 20 साल का है लड़का या लड़की, उसने जो 20 साल जिंदगी जी है, जहां भी जी है, वो उसके काम आने वाली है आज के जमाने में। लेकिन बहुत जरूरी क्या है कि आप बायोग्राफीज पढ़ो अलग अलग लोगों की, क्योंकि आप इन लोगों को मिल नहीं सकते, तो गुजर गए हैं। या ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, आप उनको कभी जाके मिल भी नहीं सकते। बहुत लोग हैं जिनकी बायोग्राफी छपी है जो जिंदा भी हैं, और बहुत लोग हैं जो गुजर गए हैं। तो आप इन लोगों को मिल नहीं सकते। ये तो चांद सितारे हैं, आप उसको छू नहीं सकते, तभी तो उनको स्टार्स बोला है। तो उनकी अगर आप बायोग्राफीज पढ़ोगे, जी, आपने जो जिंदगी नहीं जी है वो आप जी लोगे। उनकी जिंदगी पढ़ के, उनकी जिंदगी पढ़ के आप उनकी जिंदगी जी रहे हो, तो आप में अंदर उनके एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे। तो जब आगे आप बढ़ोगे जिंदगी में, जो लोग गुजर गए हैं या जो लोग इतने बड़े हैं कि आप उनको जाके मिल नहीं सकते, उनकी कहानियां पढ़ के उनके एक्सपीरियंसेस आपके काम आएंगे। गॉट इट। वो इमोशन, वो फिलॉसफीज, तो बायोग्राफीज पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके। रीड बायोग्राफी। तुम जितनी ज्यादा बायोग्राफीज पढ़ोगे उतना तुम्हारा लर्निंग ग्राफ उठेगा। लर्निंग ग्राफ तो जिंदगी में जाएगा ऐसे। लेकिन अगर तुम बायोग्राफीज पढ़ते हो अलग अलग लोगों की, तो ऐसे ऊपर जाता है। क्योंकि एक महीने में आप एक पूरे आदमी की जिंदगी का सारांश ले रहे हो। एक किताब में पूरे जिंदगी का सारांश है उसमें। वो लेने के लिए आपको 60-70 साल जीने पड़ेंगे उसके, आप जी नहीं सकते। आपकी तो लिमिटेड लाइफ है। आप तो 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, आप कैसे जी लोगे? तो बायोग्राफी पढ़ के आप दूसरों की जिंदगी अडेप्ट कर रहे हो अपने अंदर, वो आप में समा जाते हैं। आप कितने अमीर हो जाओगे, आप सोचो। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज कितने अमीर हो जाएंगे आप।
समझदार को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जी जो समझदार है ना, आपका जो व्यूअर समझदार है अगर जी है, जी तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो हम्म, समझ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। सर दो चीजें हैं, जैसे आज अभी हम आज की जनरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज की जनरेशन को यही यार पैसा चाहिए, हमें पैसा आए, पैसा। आपको क्या लगता है कि सर हमें अपने स्किल्स के पीछे भागना चाहिए या पैसे के पीछे? क्योंकि मोस्टली लोग तो यही बोलते हैं कि आप अपने स्किल्स को बेस्ट बनाओ, किसी एक चीज के पक्के खिलाड़ी बनो। तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मेरा सर ओपिनियन वही है जो बख्शी साहब ने हमको सिखाया था, क्या सर? सरस्वती की सेवा करो, लक्ष्मी उसकी चेली है। बात खत्म। दो शब्दों में बात खत्म होगी। ओके, प्यार के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे रिलेशन टूट जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसका मेन रीजन डाइवोर्स का है पेशेंस नहीं है लोगों में, पेशेंस नहीं। सहन शक्ति, आपने पेशेंस। क्या सीखा अपनी लाइफ से? लाइक आपको क्या लगता है कि आपने बोला था ना मेरा भी डाइवोर्स हुआ था, तो आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा सर उसका? क्या आप में भी पेशेंस की कमी थी? एग्जैक्टली, क्योंकि हमको सब इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हेल्प, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर। आप जैसे चेंज हो रहे हो जिंदगी में डेली, वो भी तो चेंज हो रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हर चेंज, शी हैज टू अंडरस्टैंड योर चेंज, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू चेंज एवरी डे। रोज तुम नया एक्सपीरियंस लोगे, रोज एक नया नरेंद्र पैदा होता है, रोज एक नया राकेश बख्शी पैदा होता है, सुबह जब 6 बजे उठता है। तो हम चेंजिंग एवरी डे बिकॉज आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। तो आपका पार्टनर भी तो लर्न कर रहा है समथिंग न्यू एवरी डे। तो यू हैव टू चेंज टुगेदर। आप अलग डायरेक्शन में चेंज होंगे, वो अलग, तो आप सेपरेट हो जाओगे। यू आर बोथ गोइंग टू चेंज, बट यू हैव टू चेंज टुगेदर इक्वली। ओके, और कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में क्या कहेंगे जो आजकल के मेरी तरह जैसे कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट निश के ऊपर वर्क कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि उनको किस चीज को फॉलो करना चाहिए सो दैट वो लाइफ में और सक्सेस हो डिजिटल इंडस्ट्री में? आई थिंक इफ यू डोंट रीड, अगर आप एक इंटरव्यू एक हफ्ते में लेते हो, तो वो एक इंटरव्यू से पहले आपको कम से कम 6 इंटरव्यू देखने चाहिए ऑफ सिमिलर नेचर। क्यों? जब तक वो सब्जेक्ट, वो सेक्टर, वो फिलॉसफी आप में समाएगी नहीं, आप क्या पूछोगे, सवाल क्या पूछोगे आप? आपके देखो, अगर कोई इंटरव्यू फॉर एनी कन्वर्सेशन टू बी इंटरेस्टिंग ना, इट इज अ ताली दो हाथ से बजती है। एग्जैक्टली। अगर आपने मेरे को इंस्पायरिंग क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं इंस्पायरिंग आंसर जवाब, मैं तो शीशा हूं। आप जिसका इंटरव्यू लेते हो या आप जिससे कन्वर्सेशन करते हो, वो एक शीशा है। वो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आप उससे, वो आपको उसको दिख रहा है। तो मतलब so you have to yourself study a lot, you have to do research a lot, you have to read a lot, you have to see a lot. अगर all the time you're going to take interview, तो आपके अंदर जा क्या आ रहा है? पानी कहां से आएगा कुएं में जब तक बरसात नहीं होगी? तो आप बरसात क्रिएट करो ना अपने लिए पहले। ये आपने बोला पॉडकास्ट वालों के लिए, किसी के लिए भी, हर एक कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी। अब जब तक कुएं में बरसात नहीं होगी, कुआं नहीं भरेगा, पानी कहां से आएगा पीने के लिए? What is going to be output if there's no input? आप इनपुट के लिए क्या कर रहे हो? What are you doing for input? Where is the input coming from? आउटपुट कैसे निकलेगा जब इनपुट ही नहीं हो रहा? ना आप किताबें पढ़ रहे हो, ना आप लोगों को मिल रहे हो, ना आप दूसरों के पॉडकास्ट देख रहे हो सब्जेक्ट पे, तो आप क्या सवाल करोगे जाके उसके सामने, सब्जेक्ट के सामने? आपकी नॉलेज ही नहीं है, आपने होमवर्क ही नहीं किया। मुझे याद है मेरी जब आपसे फर्स्ट कॉल पे बात हुई थी, यू सेड कि बेटा होमवर्क करके आना वरना तुम मुझसे क्या पूछोगे। तो मेरे को ऐसा लगा कि सर ने एकदम सही पॉइंट बोला है। तो मैंने बोला सर मैं कहाँ से पढ़ूँ? आपने बोला पहले तुम बुक पढ़ो। तो मैंने कहा इट्स पॉसिबल नहीं कि वो डिलीवर नहीं हो पाएगी क्योंकि 2-3 दिन लगेंगे। तो हमारा स्केड्यूल हो गया हुआ था इंटरव्यू। तो फिर भी मैंने बहुत सारा इंटरनेट गूगल लिया और आपने मुझे बहुत सारे लिंक्स भेजे, उन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प करी। मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज देखे, तो जो मुझे याद रहा, जो बेस्ट कर पाया मैं अभी, तो वो मैं कर रहा हूँ। बट और बेस्ट कर सकते हैं अगर और ज़्यादा लर्निंग करेंगे। तो अब हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल का नाम है रॉ हिट टॉक्स। तो एज अ होस्ट मेरी टीम जब इसको एडिट करेगी, उसको जब हम डालेंगे, आपको क्या लगता है सर कि हमें जम्मू से बाहर निकलने के लिए और क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए अपने पॉडकास्टिंग में? क्या क्या ऐड करना चाहिए आपको आपके पॉडकास्ट में? हाँ जी सर। आई डोंट नो बिकॉज आपने
आपके आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग 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 सेक्टर, अलग अलग हाँ क्षेत्र जनरल, के यस चीजें आप करते हैं, आप हेल्थ का भी कवर करते हो, जी जी, बट आई थिंक यू शुड फोकस ऑन वन निश। वन नीश। फिर उससे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा सर मैं, मेरे पास गेस्ट नहीं होंगे उतने, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। आपको लगता है सर ये प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं, गेस्ट की कमी नहीं है? आई थिंक देयर हैज टू बी सम फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, यू नो। अलग अलग आप करेंगे तो या तो आप सब बायोग्राफिकल रखो, या तो फिर आप इंफॉर्मेशन दो, आप यू कैन नॉट मिक्स एवरीथिंग, बिकॉज़ फिर वो हमारा इंफॉर्मेशन वाला है, हमारा नॉलेज वाला ही है कि हमारे पॉडकास्ट में आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड ऑन हो पाए। अगर मैं अच्छा। डॉक्टर का कर रहा हूँ तो कुछ सीखने को मिलेगा, एंटरप्रेन्योर का कर रहा हूँ आपको पता चलेगा बिजनेस कैसे बनाना है, बिजनेस को डेवलप कैसे करना है। और यदि आप आर्टिस्ट हो See, तो आर्टिस्ट वाला I'm the wrong person to answer this question because I've not seen your variety of shows. हाँ मे बी ठीक है, ले ये मैं आपसे ऑफलाइन पूछ लूंगा सर। हाँ, नहीं, ठीक है, I've not Okay. seen a variety of shows. No? ओके If I see a variety, then I know, because you are asking me to judge, comment on something I have not studied. मुझे आपके variety देखनी पड़ेगी to comment on it. बिकॉज I have not done my homework to comment on this. ठीक है, ओके डन। हमने एक पोर्शन छोड़ दिया था, सर ने हर एक बड़े सिंगर को कवर करा है, तो कोई जैसे लता मंगेशकर मैम हो गए, फिर अपने मोहम्मद रफ़ी सर हो गए, किशोर सर हो गए, तो आप मुझे बताइए कि किन के साथ सबसे बेस्ट ट्यूनिंग उनकी बैठती थी सर की, आनंद सर की? I think his favorite singers were मुकेश and मोहम्मद रफी। ओके, क्यों? होता ना एक गाने का जो अंदाज होता है, आप देखो मुकेश जी के गाने आप सुनिए ना, तो there's a certain sadness to those songs. You should enjoy, you should love the way मुकेश जी sang the sad songs. किशोर कुमार का उनका एक फेवरेट गाना है, एक रुत जाए एक रुत आए, मौसम बदले ना बदले नसीब। अच्छा, सुभाष घाई की फिल्म का गाना है। दैट वाज हिज फेवरेट सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार। ओके, हाँ, लता जी का उनका फेवरेट गाना है मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं। अच्छा, हाँ, उनको बहुत पसंद था। और किशोर? हाँ, किशोर कुमार का एक रुत आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। मोहम्मद रफ़ी सर का? मोहम्मद रफी, आई थिंक द सॉन्ग ही लव्ड वाज ये जो चिलमन है। ओके, many songs, yeah. Mohammad Rafi was a great singer. He's very fond of him. So many songs. I can मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। He loved that song of Mohammad Rafi. ओके, Written by him. कि आजा तेरी याद आई। He loved that song. ओके। आपका फेवरेट कौन सा था? ओनली वन। फेवरेट क्या होता है ना, फेवरेट मूड के ऊपर होता है, आप जिस मूड में हैं, चलो आपके जिंदगी के जिस सफर में हैं, उस सफर के हिसाब से गाना बदलता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 3-4 स्टेजेस की बात करते हैं। जैसे कि आप जब अपने 20 से 40 के बीच में थे, उस टाइम पे फेवरेट कौन सा था? ऐसा नहीं होता है, दैट इज ऑल, इट्स ऑन द मूड, एंड मूड इज बियॉन्ड एज। ओके, सो व्हेन यू रोमांटिक मूड, यू लाइक समथिंग लाइक बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, व्हेन यू इन इंस्पायरिंग मूड, यू लाइक गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। व्हेन यू फिलोसॉफिकल मूड, यू लाइक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। जब आप लिख रहे होते तब आप कौन सा सुनना प्रेफर करते? पार्डन? जब आप बुक्स राइट कर रहे होते हो? साइलेंस। साइलेंस। और जब वो लिखने के बाद हम बैठ कुछ गाना सुनने का मन करे, व्हिच वन यू? बख्शी आप कहते थे कि एम्ब्रेस योर साइलेंस, एम्ब्रेस साइलेंस, साइलेंस से दोस्ती करो, क्योंकि एक फूल भी है ना जी, वो साइलेंस में ही उगता है, अनाउंस नहीं करता किसी को मैं उग रहा हूँ। ओके, इवन अ फ्लावर ग्रोज इन साइलेंस, दैट इज सो ब्यूटीफुल। ओके, साइलेंस से दोस्ती करो। लोग साइलेंस से भागते हैं, इसलिए डिप्रेशन में है। साइलेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज साइलेंस इज व्हेन यू आर कंप्लीटली ऑन योर ओन, थिंकिंग about yourself, about your path, about your future. साइलेंस से क्या घबराना? ओके, साइलेंस में ही सबसे बड़े अच्छे थॉट्स आएंगे आपको। ओके, तो आनंद बख्शी सर का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? चिंगारी कोई बढ़ के। क्यों, कोई खास कारण? क्योंकि उनकी खुद की स्ट्रगल थी वो। अच्छा, चिंगारी कोई बढ़ के,
तो सावन उसे बुझाए। सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए? यानी कि अगर आप अपने खुद के दुश्मन हो गए तो कौन बुझा सकता है आपको? पॉइंट। उनकी जो बुरी आदतें थी सिगरेट पीने की या तंबाकू खाने की, वो उस आदत को छोड़ नहीं सके। उस आदत ने उनको काफी बीमारी दी, लंग्स की बीमारी दी, यू नो। तो उनका ये था कि मैं छोड़ूं नहीं छोड़ सकते थे, आदत पड़ गई थी सिगरेट और तंबाकू की, पान के तंबाकू वाला पान। तो ये गाना वही तो है। हर एक इंसान में कोई चीजें होती हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, आपको पता ही आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये गाना हर एक इंसान के लिए है जो किसी चीज को छोड़ना चाहता है लेकिन छूट नहीं रही। ओके। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि आनंद बख्शी सर गाने गाते भी थे। हाँ, है ना? कम गाने गाए उन्होंने, 7 गाने गाए फिल्मों में, 6-7। तो शोले में भी गाना गाया है, कौन सा? लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ। चलो आप बता दो हमें। कवाली है, कवाली। हमें दोगे उसकी कॉपी, हम चलाएंगे। है यूट्यूब पे है यूट्यूब पे। अनरिलीज्ड कवाली ऑफ शोले। 2 चीजें मुझे याद आती हैं अभी। यस सर। कि उन्होंने मुझे एक बार पूछा था कि मुझे एक काम दिया करने के लिए, बोला था कि काम था जी। तो मैं वापस आया तो बोला तेरे तो काम हो गया? तो मैंने बोला नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? ऐसे मेरा मूड नहीं था, नहीं किया मैंने। तो उन्होंने कहा मूड नहीं था मतलब क्या होता है? ये क्या वर्ड है मूड? हमने तो कभी वर्ड सुना ही नहीं मूड। काम होता है जो जरूरी है करना है। ये मूड कहाँ, तुम लोग नया सब सीख रहे हो कॉलेज में। मूड क्या होता है? तो इसे बेटा जिस दिन मेरा मूड नहीं होगा ना काम करने का, तो हमारे पराठे पे जो घी लगता है ना, वो घी लगना बंद हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने एक बात कही थी, बेटा बंबई शहर में खड़े होने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अच्छा। बंबई शहर में खड़े होने के लिए दौड़ना पड़ता है। मूड छोड़ो, काम करो वो जो मैंने बोला था करने के लिए। मूड कुछ नहीं होता है। मूड कुछ नहीं होता है। तुमको यहाँ खड़ा रहना ना बंबई में, दौड़ो। बहुत मजा आया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट उन्होंने एडवाइस हम लोग को दी है, वो उन्होंने हमको बुला के दी थी। मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी दोनों की, तो मैं और मेरे ब्रदर थे। तो उन्होंने कहा था कि सुनो मैंने एक गाना लिखा है। वो बहुत कम टाइम हमें कभी बोलते थे कि एक गाना सुनो, वो अपने आप ही लिख लेते थे, बन जाता था। कभी कभी हमें बुलाते थे कि गाना सुनो मैंने क्या लिखा है। अच्छा। तो उन्होंने हमको बिठाया और गाना सुनाया। मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को। मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, लेकर अपना नाम खुद को आवाज दो। बी इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। घुसबम्स आ गई। उन्होंने कहा ये अपनी जिंदगी में हर स्टेज पे काम आएगा ये। डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। बहुत सारी चीजें सिखाई उन्हें। सो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया हमें। और आज तो अरे आप इतने दूर से आए हैं, मैं तो हैरान हो गया। मैंने अपनी टिकट चेंज किया आपके लिए। मैं वही बोल रहा था अपने फ्रेंड को कि सर ने हमारे लिए बदले। मैंने अपनी टिकट बदली आपकी वजह से कि चलो इतना दूर से अगर आ सकता है तो मैं टिकट बदली करूंगा। तो मुझे जो फटका लगा टिकट बदली करने का, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द ट्रबल यू टुक। आपने जो मेहनत की नहीं सर, वहां से आने की, इसके लिए जी सर, वो जो मैंने पैसा खोया टिकट कैंसिल करके नई बनाने में, वो बहुत छोटा है। और मैं ये बात कहना चाहता था ऑन कैमरा कि जिंदगी में ऐसे काफी चीजें होती हैं, पैसा नहीं देखना चाहिए, सामने वाले की एफर्ट देखनी चाहिए। तो वो बहुत छोटा है कंपेयर टू व्हाट यू डिड। वो तो मैं 1 दिन में कमा लूंगा, 2 दिन में कमा लूंगा। ये आपने वक्त गवा दिया है। आपने जो खर्चा किया है इज मोर देन द खर्चा आई डिड। आपने इतना खर्चा किया है वक्त का, मैंने इतना ही किया है। एक मेरे पास लड़का आया झारखंड का,
6 महीने पहले। हम्म, वो बख्शी, आनंद बख्शी पे पीएचडी की है उसने झारखंड यूनिवर्सिटी में। हम्म, तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया 2 घंटे। जी। उसका आखिरी सवाल था कि आप बख्शी साहब के लिए भारत रत्न क्यों नहीं चाहते। हम्म, ऐसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आनंद बख्शी के लिए भारत रत्न नहीं चाहता हूँ, हम्म, लेकिन आनंद बख्शी के भारत रत्न के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आनंद बख्शी ने भी कभी कुछ नहीं किया अवार्ड के लिए। हम्म, आया तो आया, नहीं आया तो डजंट मैटर। मैं बम्बई काम करने को आया था। हम्म, तो इसे, लेकिन अगर भारत रत्न मिलता है तो अच्छी बात है। हम्म, तो मैंने उस लड़की को पूछा कि तुम कितने साल के हो। हम्म, 20 साल के हो गए, हम्म, झारखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो। हम्म, तुम 20 साल 21 साल के हो गए, हम्म, तुम अपने माँ बाप का पैसा खर्चा करके यहाँ आए हो। हम्म, हाँ। अरे तुम 2-3 दिन लगे तुमको यहाँ आने में, 2 दिन ट्रेन में, 2 नाइट्स। ठीक। बोलता है हाँ। हम्म, अच्छा, तुमने अपने सांसों का खर्चा किया। सांस भी होती है, जी। गॉट इट। 3 सांस तो यहीं चली गई मेरी। हाँ। तुमने अपने सांसों का खर्चा किया, हम्म, तुमने अपने माँ बाप का पैसा खर्चा किया यहाँ आने में। हम्म, ये भारत रत्न से बड़ा है। आपके अंदर भी कुछ मतलब अलग बातें, गूज़बम्स आ जाते हैं सर। ऐसे ये जो अब तुम कर रहे हो ना, आनंद बख्शी पे पीएचडी कर रहे हो, हम्म, ये भारत रत्न नहीं है क्या। हम्म, मैं वो ट्रॉफी लेके क्या करूंगा। हम्म, एक जिंदा इंसान मेरे सामने आ गया है, हम्म, झारखंड से आया है, 20 साल का लड़का, हम्म, पीएचडी कर रहा है। हम्म, वो तो एक भारत रत्न पड़ा रहेगा ऐसे हम्म, लिविंग रूम में दिखाने के लिए लोगों को। हम्म, लेकिन तुम भारत रत्न तो बड़े हो हमारे लिए, कि हम्म, तुम खुद आए हो। वो भी अपनी जगह अलग है, उसकी इज्जत अलग है, हम्म, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। उनके फैंस कर रहे हैं, क्योंकि बख्शी आप खुद नहीं किया तो मेरा क्या हक बनता कुछ करने का। मैं क्यों करूं। बिल्कुल सर। जो खुद नहीं चाहते थे हम्म, उनको मैं बम्बई काम करने को आया हूं। पॉइंट सर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, मज़ा thank आया। you। और मतलब आज तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और ये मेरे को बहुत हेल्प करेंगी मेरी ज़िंदगी में आगे, क्योंकि सर की जो इतनी सारी हर एक गाने में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें वो समझाया, सिखाया, और उससे भी बड़ी बात है कि आपने टाइम दिया। मेरे को भरोसा नहीं होता, लेकिन थैंक यू सो मच। विकास सर ने बोला कि सर से कॉन्टैक्ट करो, सर ज़रूर देंगे। तो थैंक यू सो मच अरे सर। विकास ने लाखों लोगों को वक्त दिया अपना, जी सर। लाखों लोगों को आदमी अपना वक्त देता है। वो बहुत बड़ा आदमी है वो, जी सर। ईश्वर का काम करता है वो, विकास मनस। यस सर, राइट। तो सर की और मेरी दोस्ती भी एक पॉडकास्ट में हुई थी, तो सर ने बोला कि यार यू आर डूइंग गुड, तो चलो मैं आपको जो हमसे हो पाएगा किससे मिलवाना, तो आज आपसे जय मिल लिया हो। हमने सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जय श्री राम। जय और श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद। जय हिंद।